O57 हिंदी अध्याय 281 नियम वे क्या हैं? एक प्रकार की ऊर्जा या एक अलग प्रकार की शक्ति। मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जागृति समारोह हमें अपने दिमाग को जगाने और उच्च स्तर की शक्ति को समझने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि नियम शक्ति चरणों से परे है और यहां तक कि सबसे कम स्तर का विकासकर्ता भी दुनिया के सबसे मजबूत पावरहाउस को मार सकता है अगर वह समझ गया। ये सब काल्पनिक लगता है, भले ही मैं जिस दुनिया में रहता हूं उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी न हो, फिर भी मैं जानता हूं कि हमारा महाद्वीप दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है और हमारे महाद्वीप में ऐसे विकासकर्ता थे जो केवल 12 चरणों तक ही पहुंच पाए थे, जिन्हें किसी कारण से 12 बुनियादी चरण कहा जाता है। वास्तविक शक्तियां मध्य महाद्वीप में पाई जाती हैं, लेकिन वहां जाना बहुत कठिन है और केवल शीर्ष संगठन ही जानते हैं कि वहां कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि यहाँ के सभी शीर्ष संगठन मध्य महाद्वीप के संगठनों की छोटी शाखाएं मात्र हैं। क्षेत्र 9 में जाना खतरनाक होगा, क्षेत्र 1 से क्षेत्र 5 के विपरीत जहां आप किसी भी क्षेत्र में सीधे जा सकते हैं क्योंकि वहां कई बाधाएं हैं। यह क्षेत्र 6 से अलग है। यदि मुझे क्षेत्र 6 से क्षेत्र 9 में जाना है तो मुझे क्षेत्र 7 से होकर गुजरना होगा। क्षेत्र 7, क्षेत्र 8 और क्षेत्र 9 पहले से ही बहुत खतरनाक हैं, लेकिन अब प्रतिबंध में ढील के साथ यह क्षेत्र और भी अधिक खतरनाक हो जाएगा क्योंकि स्थानिक अनिश्चितताएं अभी भी मौजूद हैं। चूंकि अब दायरे की सीमा मास्टर चरण से लेफ्टिनेंट चरण तक बढ़ जाएगी, इसलिए इस दायरे में वे सभी लोग जो मास्टर चरण में फंस गए हैं, चाहे वे मनुष्य हो या राक्षस, दोनों ही स्तर ऊपर करने में सक्षम होंगे। मास्टर स्टेज राक्षस से मैं भाग सकता हूं, लेकिन लेफ्टिनेंट राक्षस से भागना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। जिम ने कहा था कि आधी रात के आसपास दायरे पर लगे प्रतिबंध ढीले हो जाएंगे और तब संगठन लाखों लोगों को अंदर जाने देने के लिए फिर से मिनवा दायरे का द्वार खोल देंगे। केवल राक्षसों का ही नहीं बल्कि मनुष्यों का भी वध होगा, ताकि शक्ति प्राप्त करने के लिए चरणों को पार किया जा सके। यदि वे अपनी शक्ति को छू भी पाते हैं तो न केवल उन्हें बहुत ताकत मिलेगी, बल्कि उन्हें सुपर एलीट भी बनाया जाएगा, जैसा कि संगठनों ने वादा किया था। इस तरह के लुभावने प्रस्ताव के साथ कई लोग अपने जीवन की परवाह किए बिना जल्दबाजी में निर्णय ले लेंगे, अराजकता फैल जाएगी। मैं बस आशा करता हूं कि संगठन केवल कॉर्पोरल स्तर से ऊपर के इवॉल्वर्स को ही प्रवेश देंगे। इस तरह से होने वाली हताहतों की संख्या को कम किया जा सकेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब मेरे पास लगभग 16 घंटे का समय है, इससे पहले कि प्रतिबंध हटे और मिनवा क्षेत्र के द्वार खुल जाएं और बड़ी संख्या में लोग अंदर आ सकें। जैसा कि मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में एक सरल योजना बन गई है। अब मैं सीधे क्षेत्र 7 में जा रहा हूं। सीमा तक पहुंचने में मुझे 8 से 9 घंटे लगेंगे। क्षेत्र 7 में पहुंचने के बाद मैं उन मास्टर स्टेज राक्षसों के लेफ्टिनेंट चरण तक पहुंचने से पहले एक अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान ढूंढूंगा। वहां क्षेत्र 7 में मैं लोगों के आने का इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि क्षेत्र 7 की सीमा के पास पहुंच सकूं। मैं नए लोगों के आने का इंतजार करूंगा और मजबूत राक्षसों से लड़ूंगा जिन्होंने स्तर बढ़ाया है और उस मौके का इस्तेमाल किया है। मैं क्षेत्र 7 को पार करूंगा। अन्य क्षेत्रों को पार करने के बारे में मैं क्षेत्र 7 तक पहुंचने के बाद सोचूंगा। मैंने जल्दी से खाना पकाना शुरू कर दिया, जो जिम के मेरे पास आने के बाद पकना बंद हो गया। यहाँ बहुत सारा खाना है, इतना कि 6 लोग और उनका राक्षस इसे खा सकें। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि यह बर्बाद हो जाएगा। जब तक मैं इसे अपने भंडारण में रखता हूँ, मैं आसानी से 2 दिनों तक खा सकता हूँ। मैंने खाना समाप्त किया और एशलिन के साथ खाना खाने लगा। खाना जल्दी से खत्म करने के बाद मैंने रिकॉर्ड समय में सब कुछ पैक किया और साफ किया। इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने नीचे जंगल को देखते हुए कहा, मैं उसी रास्ते पर जा रहा हूं जिस रास्ते से जिम और कई अन्य समूह गए थे। कुछ ही मिनट पहले मैंने उन समूहों को मूर्ख कहा था, लेकिन अब मैं भी उनके जैसा ही कर रहा हूं, भले ही मेरे सामने जीवनवाश मच्छर का सामना करने की थोड़ी सी संभावना है। यहां तक कि अगर मैं लाइफ वे पर मच्छर के सामने आ जाता और वह काट लेता, तो मुझे तुरंत अपने पास मौजूद डैफोडिल शहद पीना पड़ता। जिम ने जाने से पहले मुझे जो छोटी बोतल दी थी, उसमें डैफोडिल शहद की कम से कम 20 बूंदें थीं। यह उस छत्ते के लिए पर्याप्त से अधिक है जिसे मैंने सारा को खिलाया था। मैं जेब से शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ राक्षस कोर को बाहर निकालता हूं और जंगल की ओर उतरते समय उसे खा जाता हूं। अपनी मानसिक ऊर्जा से राक्षस के पिघलने की गति के मूल को नियंत्रित करते हुए मैंने अपने सुदृढ़ीकरण कौशल और गति प्रकार दोनों को सक्रिय किया। इसके अलावा मैंने खुद को चांदी की आग से भी ढक लिया, ताकि जीवनवाश मच्छर मेरे करीब न आए। जैसे ही मैं जंगल में उतरा और सीधे 3 पर कूद गया,
ये सार्जेंट स्टेज राक्षस क्षेत्र है, इसलिए मुझे अपनी गति धीमी करने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी गति से जंगल में भागा, ये सोचते हुए कि क्षेत्र 6 में जितना कम समय बर्बाद करूंगा, क्षेत्र 7 में मेरे पास उतना ही अधिक समय होगा और यदि मेरी किस्मत अच्छी रही और मैंने क्षेत्र 7 में सीमा के पास अपना स्थानांतरण कर लिया तो मैं सीमा के पूरी तरह से ढीली होने से पहले ही क्षेत्र 8 तक पहुंच सकता था। जब मैं तेजी से सीमा की ओर जा रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग भी पूरी गति से ऐसा ही कर रहे थे। खबर फैल रही है। संगठनों ने जागृति भूमि की खबर को गुप्त रखने का इरादा नहीं किया, इसके बजाय वे इसे फैला रहे हैं और अपने सभी सदस्यों को इसे फैलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अन्यथा वे आज रात के लिए द्वार खोलने की योजना नहीं बनाते और जब तक वे मानदंडों पर खरे उतरते, किसी को भी मुफ्त में अंदर जाने नहीं देते। जिम ने कहा था कि आज रात लाखों लोग आएंगे और संगठन अपने प्रतिभाशाली सदस्यों को जागृति स्थल पर ले जाने के लिए विशेष रूप से उत्सुक है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बस बस, मैंने हल्की भिनभिनाहट वाली आवाज सुनी और यह आवाज सुनकर मैं तुरंत सतर्क हो गया और अपनी बुरी किस्मत को कोसा। बकवास, मैंने ऐसी घटिया किस्मत के साथ पैदा होने के लिए क्या किया? मुझे लगा कि यह भिनभिनाने वाली आवाज लाइफ वेपर मच्छर की आवाज है। जल्द ही मैंने देखा कि लाल रंग के मच्छर मेरी ओर आ रहे हैं, एक छोटा जो अंगूठे के नाखून से थोड़ा बड़ा है जबकि अंगूठे पर थोड़ा बड़ा है। वे क्रमशः मिड कॉर्पोरल स्टेज और पीक सार्जेंट स्टेज पर हैं। भागने का कोई मौका नहीं है क्योंकि वे दोनों मुझसे ज्यादा तेज हैं और उनसे पीछे हटना बहुत खतरनाक विकल्प होगा क्योंकि उनके जहर का हल्का सा स्पर्श भी कुछ सेकंड में मुझे निष्क्रिय कर देगा। अच्छी बात यह है कि इनकी संख्या केवल 2 है क्योंकि अधिकांशतः लाइफ वेपर मच्छर दसियों या सैकड़ों के समूह में पाए जाते हैं। मैंने राहत की सांस ली जब मैंने सुना कि आसपास कोई मच्छर नहीं है, क्योंकि इन 2 लाइफ वेपर मच्छरों को मारना कोई समस्या नहीं होगी, बशर्ते मैं कड़ी मेहनत करूं। असीमित मैना और विशेष बोल्ट ऑफ फायर स्ट्राइक की मदद से उन्हें मारना आसान होगा, जब तक कि मैं उनकी अत्यधिक गति को देखते हुए उन्हें मारने में सक्षम हूं। फायर स्ट्राइक, फायर स्ट्राइक। मैंने एक के बाद एक 2 विशेष बोल्ट ऑफ फायर स्ट्राइक छोड़े, लेकिन दोनों लाइफ वेपर मच्छर बच गए। लेकिन कॉर्पोरल स्टेज 1 का पंख बोल्ट से छू गया, जिससे वह थोड़ा जल गया, जिससे उसकी उड़ान अस्थिर हो गई। विशेष बोल्ट की आग अत्यंत सघन होती है, यहां तक कि यदि कोई उससे छू भी जाए तो भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। वह शारीरिक अवस्था वाला जीवन वाष्प मच्छर काफी भाग्यशाली था कि उसके पंख को आग ने बस थोड़ा सा ही छुआ था और उसकी रक्षा भी मजबूत थी, अन्यथा इतनी ही आग से वह राख में बदल जाता। दोनों जीवन वाष्प मच्छर रुक गए और हमला करने के लिए सबसे अच्छे समय की तलाश में मेरे चारों ओर मंडराने लगे। आग का प्रहार। गब, मैंने एक और विशेष बोल्ट का उपयोग किया। ये कॉर्पोरल स्तर का बोल्ट था जो अस्थिर रूप से उड़ रहा था। इसने इसे चकमा देने की कोशिश की लेकिन इसके पंख जल जाने के कारण यह ऐसा करने में सक्षम नहीं था और मेरा विशेष फायरबोल्ट सीधे इस पर गिरा और यह जलकर मर गया, इससे पहले कि इसे पता चले। बस, अपने साथी को मरा हुआ देखकर पीक सार्जेंट स्टेज लाइफ वेपर मच्छर गुस्से से मेरी तरफ आया। मैं मुस्कुराया, ये देखकर कि वह जितना मेरे करीब आता उतना ही कम चकमा दे पाता। आग का प्रहार। धूल। चूंकि वह मुझसे कुछ ही मीटर की दूरी पर था, मैंने अग्नि प्रहार का विशेष बोल्ट उसके शरीर पर मारा और एक आवाज की, क्योंकि मेरे बल के वेग के कारण जीवन वाष्प मच्छर पेड़ से टकरा गया। मैं इसके पास जाकर इसका अंदरूनी हिस्सा निकालने वाला था और ये देखने वाला था कि क्या इसके विष की थैली अभी भी बचाई जा सकती है, क्योंकि इसके विष की प्रत्येक बूंद बेहद महंगी है। बस, भाड़ में जाओ। मैंने जीवन वाष्प मच्छर को पेड़ से बाहर आते देख जोर से कोसा। वह पूरी तरह से काला हो गया था और उसके पंख काफी क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन वह अभी भी काफी अच्छी तरह से लड़ने में सक्षम था। मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि यदि इसकी जगह मास्टर स्टेज राक्षस होता तो उसका मस्तिष्क पिघलकर मर जाता, लेकिन यह मच्छर तो केवल गंभीर रूप से घायल है। आप थरी बैंस की तुलना अन्य राक्षसों से नहीं कर सकते, वे उनसे एक स्तर ऊपर हैं और इसीलिए उन्हें ऊपरी ए राक्षस का दर्जा दिया गया है। उसने मुझ पर हमला नहीं किया, बल्कि भागने लगा। ये देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। उच्च स्तर के राक्षस में आत्मसंरक्षण की अच्छी प्रवृत्ति थी। मैं भागने वाला नहीं हूं और चूंकि उसके पंख क्षतिग्रस्त हैं और वह गंभीर रूप से घायल है, इसलिए अब मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वह मेरे हमलों से बच जाएगा। फायर स्ट्राइक, फायर स्ट्राइक। धप, यह अंततः मर चुका है। मैंने सोचा जब ये चुपचाप जमीन पर गिरा। ये बहुत अच्छी स्थिति में है, मैंने उत्साह से कहा जब मैंने काले पड़ चुके मृत लाइफ वेपर मच्छर से छोटी सी जहरीली थैली निकाली।
इसके अंदर जहर की 4 से 5 बूंदें होनी चाहिए क्योंकि मैंने थैली को छोटी बोतल में सावधानी से रखा था। लाइफ वेपर मॉस्किटो की कीमत बहुत महंगी है और इसकी तुलना मेरे पास मौजूद डैफोडिल मधुमक्खियों के शहद की बूंद से की जा सकती है। ये कुछ बूंदें और भी महंगी बिकेंगी क्योंकि ये साजन स्टेज मॉन्स्टर से हैं और मेरे पास जो शहद है वह कॉर्पोरल स्टेज डैफोडिल मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया है। जीवन वाष्प मच्छर का जहर इसलिए है क्योंकि यह ऐसी चीज है जो जीवन शक्ति को जला देती है। मैंने जीवन वाष्प मच्छर के बारे में सुनने से पहले कभी नहीं सोचा था कि कोई भी जहर ऐसा कर सकता है। ये वह चीज है जिसे जिम ने अपनी सूची में विशेष स्थान दिया था, अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंट के वैनम पाउच को स्टोर करने के बाद मैं इसे कोर आउट में ले गया जिससे केवल 3 या शायद 4 गुना कीमत मिलेगी। मास्टर स्टेज मॉन्स्टर को देखते हुए यह ऊपरी ए ग्रेड मॉन्स्टर से है, इसे अच्छी कीमत मिलती है लेकिन वेनम की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। यह अपने विष की तुलना में कीमत में ज्यादा नहीं हो सकता है लेकिन मेरे लिए यह अधिक कीमती है। यह एक कोर अपर ए राक्षस है जिसके मूल में मास्टर चरण की तुलना में अधिक सघन और शक्तिशाली ऊर्जा है। जब मुझे बेसिक ऊर्जा पर पर्याप्त नियंत्रण मिल जाएगा तो मैं इसे खाऊंगा और देखूंगा कि इसमें कितनी सघन बेसिक ऊर्जा है। कॉर्पोरल स्टेज लाइफ वेपर मच्छर पूरी तरह राख में बदल गया, उसके कोर को छोड़कर कुछ भी नहीं बचा था। मैंने सब कुछ अपने स्टोरेज में रखने के बाद अपनी यात्रा फिर से शुरू की। क्षेत्र 6 की सीमा तक की यात्रा में केवल स्टोन फॉरेस्ट ही खतरनाक है क्योंकि इसमें मास्टर और विशेषज्ञ दोनों अवस्था के राक्षस हैं। जब तक मैं इस स्टोन फॉरेस्ट को पार करता हूं, सीमा तक पहुंचने तक मेरी पूरी यात्रा घटनाहीन रहेगी। समय बीतता गया, जैसे जैसे मैं पत्थर के जंगल से यात्रा करता गया, मुझे कई विशेषज्ञ मंच राक्षस मिले जिन्हें मैंने अपनी एक ही गोली से मार डाला। मास्टर स्टेज राक्षस के रूप में मैंने उन्हें नहीं छुआ क्योंकि उनके साथ संलग्न होने से केवल मेरा कीमती समय बर्बाद होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने मास्टर स्टेज के किसी राक्षस को नहीं मारा, मैंने उन्हें मारा था और उनसे भाग भी गया था। जब मैं स्टो फॉरेस्ट से बाहर निकलने वाला था तो एक शीर्ष स्तर के मास्टर स्टेज राक्षस ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। अगर मेरे पास असीमित मैना नहीं होती तो मैं निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता। पत्थर के जंगल से बाहर निकलने के बाद बाकी की यात्रा काफी सरल थी। छोटी सी गड़बड़ी को छोड़कर मिड स्पेशलिस्ट स्टेज इवॉल्वर के नेतृत्व में 4 लोगों की एक टीम ने मुझे लूटने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वे जानते भी वे सभी मेरे विशेष बोल्ट से मारे गए। वे मुझे लूटने आए थे लेकिन मैंने उन्हें लूट लिया क्योंकि मैंने उनकी मृतात्मा की सारी अच्छी चीजें ले ली। सीमा, मैंने आह भरते हुए कहा क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से लोग इसे पार करने की जल्दी में थे। कोई भी मूर्ख नहीं है और जिन लोगों को समान बुद्धिमत्ता मिली है उन्हें ऐसी ही योजना बनानी चाहिए क्योंकि यह सबसे व्यवहार्य और कुशल है। प्रतिबंध हटने से पहले आप जितने भी क्षेत्र पार कर सकते हैं पार कर ले और यदि वे भाग्य से क्षेत्र 8 तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं तो उनकी आधी यात्रा पहले ही पूरी हो चुकी है। डब डब डब, बिना इंतजार किए मैंने भी विचार सीमा पार कर ली और जब मैं दूसरी ओर पहुंचा तो मैं भारी बारिश में था। अच्छी खबर यह है कि ये दिन है और रात नहीं है, अन्यथा मुझे अपना स्थान पहचानने में परेशानी होती। क्षेत्र 7 पूरी तरह से वर्षावनों से भरा हुआ है और वहां हमेशा कुछ मात्रा में वर्षा होती रहती है। यह अच्छी बात है कि सुरक्षा की कई परतों के कारण मैं बहुत अधिक सूखा हूं। मैं सबसे ऊंचे पेड़ को खोजने के लिए 10 मिनट तक बारिश में घूमता हूं। जब मुझे पता चलता है कि पेड़ मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त ऊंचा है तो मैं उसके ऊपर चढ़ जाता हूं। चढ़ाई के बाद जब मैंने चारों ओर देखा तो मैं काफी निराश हो गया। मैं इस बारिश में कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था। मुझे ये समझने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, पेड़ की चोटी पर 15 मिनट भारी तूफान के हमले को झेलते हुए बिताने पड़े। यह अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की खबर है। बुरी खबर यह है कि मैं मास्टर स्टेज मॉन्स्टर्स क्षेत्र में घुटने तक डूबा हुआ हूँ और इससे बाहर निकलने के लिए मुझे 7 से 8 घंटे भारी बारिश देखनी होगी और इसके बाद प्रतिबंध पूरी तरह से ढीला हो जाएगा। यदि मैं उस समय तक भी इस क्षेत्र में रहा और नए स्तर के लेफ्टिनेंट चरण राक्षस से टकराया तो यह मेरा अंत होगा। एक अच्छी खबर यह भी है कि मैं क्षेत्र 7 की सीमा के बहुत करीब हूं और जैसे ही मैं इससे पार करूंगा मैं क्षेत्र 8 में प्रवेश कर सकूंगा और इसमें मुझे लगभग उतना ही समय लगेगा। मैं दूसरे विकल्प को अच्छी खबर कह रहा हूं, लेकिन ये बहुत बुरी खबर में भी बदल सकती है क्योंकि जब तक मैं सीमा पार करूंगा प्रतिबंध हटने से पहले और सीमा पार करने के बाद मेरे पास अधिकतम 1 घंटे का समय होगा। यदि मैं पुनः मास्टर स्टेज राक्षसों के क्षेत्र में पहुंच गया जैसा कि अभी हुआ है तो यह निश्चित रूप से मेरा अंत होगा। मेरी दुविधा बस कुछ सेकंड तक ही रही, उसके बाद मैंने सीमा की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। मास्टर क्षेत्र के बाहर जाने के बजाय
मैंने एक मौका लेने और सीमा की ओर जाने का फैसला किया। मेरी किस्मत खराब हो सकती है और मैं मास्टर स्टेज राक्षस क्षेत्र में जा सकता हूं, जो किसी भी समय लेफ्टिनेंट स्टेज राक्षस क्षेत्र में बदल सकता है, या मुझे निचले स्तर के राक्षस के सुरक्षित क्षेत्र में भी ले जाया जा सकता है और सांख्यिकीय रूप से निचले स्तर के राक्षस क्षेत्र में ले जाए जाने की मेरी संभावना काफी अधिक है। चैप चैप। मुझे आमतौर पर बारिश पसंद नहीं थी, लेकिन अभी मुझे ये बहुत पसंद आ रही है। ये भारी बारिश न केवल गंध को छिपा रही है बल्कि मेरे कदमों को भी छिपा रही है, इसलिए अब कोई राक्षस इनसे मेरा पीछा नहीं कर सकता। मुझे केवल उन राक्षसों से खतरा है जो मुझे देख सकते हैं, और यदि मैं थोड़ा छिपकर रहूं तो ये खतरा भी कम हो सकता है। चैप चैप चैप। ये समझते हुए कि मेरे कदमों की आवाज से कोई खतरा नहीं है, मैंने इस घने जंगल में जितनी तेजी से हो सका अपनी गति बढ़ा दी। जल्द ही मैंने अपना पहला राक्षस देखा। ये किसी तरह का चिंपांजी राक्षस है जो लगभग 8 मीटर लंबा है। यह बारिश में पेड़ के पास बैठा है और अपने पास ढेर सारे फल खा रहा है। ऐसा लगता है जैसे बारिश का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि वह भोजन है। उसके चेहरे पर एक बदसूरत मुस्कान है, जबकि उसके विशाल शरीर पर कुछ बारिश गिर रही है। यह एक मध्य स्तरीय मास्टर स्टेज राक्षस है और यह क्षेत्र 6 के राक्षस के समान स्तर पर 10% अधिक शक्तिशाली होगा। क्षेत्र जितना ऊंचा होता है उसमें राक्षस उतने ही शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए मैंने क्षेत्र 6 में प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया था जब तक कि क्षेत्र बंद न हो जाए। क्षेत्र 6 में राक्षस को संभालना पहले से ही मेरी सीमा है। मैं जितने ऊंचे क्षेत्र में चढ़ता हूं, यह मेरे लिए उतना ही खतरनाक होगा और यहां तक कि जीवन के लिए भी खतरा होगा, लेकिन शक्ति का प्रलोभन इतना मजबूत है कि मैं इस खतरनाक यात्रा पर जाने से खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। न केवल मैं, बल्कि 2 से 3 दिनों में मैं भी आगे के क्षेत्र में विशेष चरण के विकासकर्ताओं को देख सकता हूं। ये वह मौका है जो किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, उसे उसकी सीमा से अधिक ऊपर उठने में मदद कर सकता है। इस मौके के लिए लोग कबूतर बनकर आएंगे, भले ही बचने की संभावना केवल 1% ही क्यों न हो। ये प्रलोभन इतना बड़ा है। इस यात्रा में केवल वही लोग सुरक्षित रह सकते थे जो मजबूत लेफ्टिनेंट स्टेज और जिम जैसे लोग थे जिनके पास बीकन कंगन थे। उन्हें किसी भी स्थान पर परिवहन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे किसी भी स्थान पर परिवहन कर सकते हैं जहां बीकन स्थापित किया गया है। इन बीकन की मदद से क्षेत्रों के माध्यम से अत्यंत तेजी से यात्रा की जाती है, क्योंकि वे सीधे बीकन के पास परिवहन करते हैं जो अगले क्षेत्र की सीमा के पास स्थापित किया जाता है। वह शायद पहले ही क्षेत्र 9 में पहुंच चुका था और वर्तमान में जागृति भूमि की ओर जा रहा था। माइकल को नहीं पता था कि इस बार वह कितना सही था, क्योंकि जिम पहले ही जागृति भूमि की ओर जाने वाली सीमा के पास पहुंच चुका था। 2 घंटे बीत गए और अभी तक किसी राक्षस ने मुझे नहीं देखा। ये सब उस भारी बारिश की वजह से संभव हुआ जो मुझे राक्षसों की नजरों से बचा रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से अदृश्य नहीं रहा हूं। मैंने महसूस किया कि कुछ राक्षसों ने मुझे देखा था, लेकिन वे मेरे निम्न स्तर को देखते हुए बारिश में मेरा पीछा करने में बहुत आलसी थे। एक मध्यम स्तर के राक्षस ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपनी गति बढ़ा दी और उसे पीछे छोड़ दिया। ये जंगल बहुत घना है। इस जंगल में 200 मीटर से अधिक दूर जाने के बाद कोई भी आपको नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि बड़े घने पेड़ों से अवरुद्ध हो जाएगी। यदि मैं इसी गति से जा रहा हूं तो मुझे सीमा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कहीं मैं राक्षसों से न टकरा जाऊं, लेकिन यदि मेरी किस्मत इसी तरह अच्छी रही तो 2 घंटे पर्याप्त होंगे। मैं जंगल में तेजी से भाग रहा था जब मैंने लड़ाई की हल्की आवाज सुनी। वे बहुत धीमी थी, लेकिन मैं अभी भी उन्हें सुन सकता था। मैं उस क्षेत्र के चारों ओर से निकल जाता जहां लड़ाई हो रही थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र में हूं जहां मेरे दोनों तरफ पानी की बड़ी धाराएं हैं। उनके बीच से गुजरना नरक होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे बहुत समय बर्बाद होगा। खैर, यह उतना बुरा नहीं है जितना लगता है। जब तक मैं कोने से गुजरता हूं, इस बात की अच्छी संभावना है कि राक्षस और जो भी उससे लड़ रहा है वे मुझे नोटिस नहीं करेंगे और मैं सुरक्षित रूप से वहां से निकल जाऊंगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, युद्ध की आवाज और भी तेज होती गई, यहां तक कि बारिश की भारी आवाज भी उसे रोक नहीं पाए। जल्द ही मुझे लड़ाई का धुंधला दृश्य दिखाई दिया। 2 लोग लड़ रहे हैं और जिस राक्षस से वे लड़ रहे हैं वह पौधे जैसा है। यह मध्य स्तर के मास्टर चरण में एक पौधे की तरह का फूल राक्षस है। इसका सिर भीख के फूल जैसा था, जिससे ऐसा लगता था कि यह सूया मार रहा है। इस वजह से 2 लोग इसे लड़ने के लिए करीब नहीं ला पा रहे थे और घातक हमला नहीं कर पा रहे थे। उनके पास कुछ लंबी दूरी के कौशल हैं,
लेकिन वे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर यह कोई अन्य समान स्तर का राक्षस होता तो वे उसे भारी रूप से घायल कर देते, लेकिन पौधे प्रकार के राक्षस की जीवन शक्ति बहुत अधिक होती है, उसे एक ही बार में मारना पड़ता है। वे इस राक्षस से भागेंगे भी नहीं क्योंकि यह फूल राक्षस बहुत तेज है, ये निश्चित रूप से उनका पीछा कर सकता है, इसलिए सबसे अच्छा विकल्प इसे मारना और फिर आगे बढ़ना होगा। मैं अचानक रुक गया। मैं उन दोनों को जानता हूं और हम एक दूसरे के दोस्त भी माने जा सकते हैं। वे बिली और निगेल थे, वे दोनों मेरे साथ एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे। हमें दोस्त माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने कई बार मुझे प्रशिक्षण के दौरान टिप्स दिए और एक बार उन्होंने मुझे बचाया भी था जब मेरे साहसिक कार्य के पहले दिनों में राक्षस ने मेरा पीछा किया था। पिछली बार मैंने उन्हें 1 वर्ष से अधिक समय पहले देखा था। वे दोनों प्रारंभिक कॉर्पोरल स्तर पर थे, लेकिन अब वे दोनों साजन चरण के चरम स्तर पर हैं और मध्य स्तर के मास्टर चरण मॉन्स्टर के साथ समान अवधि तक लड़ने में सक्षम हैं। मैं इसे मध्य अवस्था राक्षस के रूप में देखकर अपने रास्ते पर चला जाता, लेकिन मुझे याद आया कि कितनी बार उन्होंने मेरी मदद की थी और मेरी अग्नि क्षमता पौधे प्रकार के राक्षसों की दुश्मन है। मेरी अग्नि हड़ताल इसके खिलाफ काफी अच्छी तरह से काम करेगी। आह भरते हुए मैं हमला करने के लिए सही स्थान की ओर बढ़ता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं 1 या 2 मिनट में लड़ाई खत्म कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि मेरा अग्नि प्रहार इस मध्य स्तरीय मास्टर राक्षस को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन मेरा हमला उसे घायल कर सकता है और उसे इतना विचलित कर सकता है कि उनमें से 2 को उसके करीब पहुंचने और उसे मारने का मौका मिल जाए। फायर स्ट्राइक, फायर स्ट्राइक, फायर स्ट्राइक। ग्रर। मैं राक्षस पर सटीक निशाना साधने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और फूल राक्षस पर 3 विशेष अग्नि प्रहार किए। मेरे अचानक हमले से राक्षस और उससे लड़ रहे 2 लोग दोनों हैरान हो गए। राक्षस जोर से चिल्लाया और मुझ पर सुई से हमला किया, जबकि नीचे 2 लोगों ने इस मौके का फायदा उठाकर राक्षस पर हमला किया। बिली और नाइजेल ने ये जानने में समय बर्बाद नहीं किया कि राक्षस पर किसने हमला किया, क्योंकि मैंने राक्षस पर हमला किया था। इसका मतलब था कि मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी और उन्होंने राक्षसों को मारने पर ध्यान केंद्रित किया। जहां तक उस राक्षस द्वारा फेंकी गई सुइयों का सवाल है, तो हमला करने के बाद जब मैं अपने स्थान से कूदा तो वे पूरी तरह चूक गईं। आग लगी, आग लगी। मैंने फिर से बिली और निगेल की सहायता के लिए 5 विशेष बोल्ट फायर स्ट्राइक का प्रक्षेपण किया क्योंकि राक्षस उन पर हमला करने वाला था। मुझे कहना होगा, ये पौधा प्रकार का राक्षस अत्यंत तनावपूर्ण है। कुछ ही सेकंड में इसके शरीर पर 20 से अधिक शक्तिशाली हमले हुए, लेकिन हर बार यह कुछ ही सेकंड में ठीक हो गया। इन वनस्पति प्रकार के राक्षसों में भयानक जीवन शक्ति होती है। यदि आपके पास उन्हें एक झटके में मारने की शक्ति नहीं है, तो बेहतर है कि आप उनसे न लड़ें, क्योंकि उनकी सारी जीवन शक्ति को खत्म करने में घंटों लग जाएंगे। ये देखकर कि मेरे शरीर में मैना लगभग समाप्त हो गई है, मैंने अपनी जेब से एक और शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ चरण कोर निकाला और उसे खा लिया। ये तीसरा राक्षस कोर है जो मैंने आज खाया। पहला मैंने ज्वालामुखी से निकलते समय खाया था, दूसरा मैंने 2 लाइफ वेपर मच्छरों को मारने के 1 घंटे बाद खाया था और तीसरा अब खाया है। वे सभी शिखर विशेषज्ञ चरण कोर थे। वे काफी समय तक चले और मैं पूरी तरह से अपनी पिघलने की गति को नियंत्रित करने में सक्षम हूं और बेरिस्क ऊर्जा जारी की जाती है। अब मुझे स्पेशलिस्ट कोर को नियंत्रित करने में कोई समस्या नहीं है। कल से मैं कॉर्पोरल स्टेज कोर का प्रयास करूंगा और देखूंगा कि मैं इसे कितने स्तरों पर नियंत्रित करने में सक्षम था। यदि यह बहुत अधिक है तो मैं विशेषज्ञ कोर में वापस आऊंगा और कुछ और दिनों के लिए अभ्यास करूंगा, और यदि यह ठीक है तो मैं कॉर्पोरल चरण बेरसेक ऊर्जा को परिवर्तित करने के साथ अपना मन प्राप्त करूंगा। मैं बहुत लापरवाह लग सकता हूं जब मैं मॉन्स्टर कोर खाता हूं, लेकिन मैं इसे लेकर बहुत सावधान रहता हूं। मैं इस पर बहुत बारीकी से नजर रखता हूं। यह मेरी क्षमता और मेरे शरीर को कैसे प्रभावित करता है। यदि मैं बलपूर्वक खिलाए जाने को छोड़ दूं तो मुझे निडर ऊर्जा के साथ प्रयोग शुरू किए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने इसका प्रभाव नहीं देखा था। निडर ऊर्जा प्रचुर और अनियंत्रित है, लेकिन ये किसी के शरीर और स्रोत को परिष्कृत करने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि यही कारण है कि राक्षसों के शरीर और क्षमताएं इतनी मजबूत हैं। समय के साथ यह उन्मत्त ऊर्जा न केवल मेरे शरीर को मजबूत बनाएगी, बल्कि यह मेरी क्षमता को एक उन्मत्त प्रकृति भी प्रदान करेगी जो इसे बहुत घातक बना देगी। एकमात्र दुष्प्रभाव यह है कि एक दिन अगर यह नियंत्रण से बाहर हो गई तो यह मुझे गुब्बारे की तरह उड़ा देगी। इसलिए जब तक मैं राक्षस कोर खाता रहूंगा, मुझे सर्वोच्च लड़ाकू अभ्यास की नई सील भी बनाते रहना होगा ताकि यह बिना किसी दुष्प्रभाव के मेरे शरीर और स्रोत के साथ सफलतापूर्वक जुड़ता रहे। जब तक मैं इन चीजों की परवाह करता रहूंगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे गुब्बारे की तरह फटने में कोई समस्या होगी।
टुकड़ा। अपनी कृपाण के शक्तिशाली झटके से बिली ने आखिरकार फूल राक्षस का फूलदार सिर काट दिया। ये लड़ाई भले ही लंबी लगती हो लेकिन ये 2 मिनट से भी कम समय में खत्म हो जाती है। वह कुछ क्षणों के लिए पेड़ के सहारे लेटा रहा और फिर निगेल के साथ मेरी ओर आया। मित्र, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, तुम्हारे बिना हम इस राक्षस को इतनी आसानी से नहीं मार पाते। बिली ने कहा। ये ठीक है, मैंने कहा और छिपने की जगह से बाहर आ गया। जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो वे दोनों अचंभित रह गए क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह मैं हूं। माइकल, वे दोनों एक स्वर में चिल्लाए, तुम लोगों को यह क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, ये बहुत बहुत खतरनाक होने वाला है। मैंने कहा और जाने के बारे में सोचते हुए, मैंने पहले ही कुछ मिनट बर्बाद कर दिए हैं, मैं और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता। माइकल रुको, बिली ने जल्दी से कहा क्योंकि मैंने जाने के लिए अपनी ताकत और गति प्रकार के कौशल को फिर से सक्रिय किया। तुम जागृति भूमि की ओर जा रहे हो, बिली ने कहा। जब मैं रुका, इस बार मेरे अचंभित होने का समय था। मैंने सोचा था कि इस खबर को पूरे क्षेत्र में फैलाने में मुझे कम से कम 2 दिन लगेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा। आप लोगों को इसके बारे में पता था? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, संयोग से हम निगेल के पुराने दोस्त से मिले, उसने हमें इसकी जानकारी दी। बिली ने कहा, हम बस स्थानिक सीमा की ओर जा रहे थे, लेकिन इस राक्षस ने हम पर अचानक हमला कर दिया और वह काफी चिपचिपा था, इसलिए हमारे पास उससे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चलो, उनका समय बर्बाद न करें, मैंने कहा और दौड़ना शुरू कर दिया और वे दोनों मेरे साथ साथ दौड़े। तो क्या आपको लगता है कि जागृति भूमि के बारे में जो कुछ कहा गया वह सच है? निगेल ने पूछा। वह शायद ही कभी बोलता था और जब भी मैं उसे देखता, मेरी आंखों में इस बेचारे के लिए थोड़ी सी दया झलकती। उसे उसके प्रेमी ने सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया और फिर बुरी तरह पीटा। हालांकि वह उस घटना से उबर गया लगता था, लेकिन ऐसी घटनाओं ने निश्चित रूप से उसके दिल पर गहरा घाव कर दिया होगा। मुझे लगता है कि यह सच है, मैंने कहा और उन्होंने उन्हें समझाना शुरू किया कि जिम ने उनके मित्र के रूप में क्या कहा था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि उसने उन्हें इसके बारे में बहुत कम बताया था। ये सच है, सैम ने हमें केवल इतना बताया था कि जागृति भूमि के पास एक अद्भुत मौका था और अगर हम परीक्षा पास करने में सक्षम हो गए और वह मौका मिल गया तो हमें हमारी कल्पना से परे शक्ति प्राप्त होगी। बिली ने कहा। कुछ मिनट चुपचाप बीत गए क्योंकि वे मेरी कही बात पर गहन चिंतन में डूबे हुए थे। तभी नाइजेल ने पुनः प्रश्न पूछा। इस बार उसकी आवाज में उत्सुकता सुनी जा सकती थी। क्या आप जानते हैं कि यह नियम शक्ति क्या है? मैंने ये प्रश्न सुनकर अपना सिर हिलाया। मैं पहले से ही बहुत उलझन में हूँ और जब भी मैं इसके बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ तो मैं और भी अधिक उलझन में पड़ जाता हूँ। मैं जिम से और अधिक पूछना चाहता था कि नियम की शक्ति क्या है जिसके बारे में वह बात कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मुंह से एक शब्द भी बोल पाता, वह चला गया। समय बीतता गया और हम तेजी से सीमा की ओर भागे और बारिश ने हमें किसी भी राक्षस के लिए सुरक्षित रास्ता दे दिया। 1 घंटा चुपचाप बीत गया, जैसे कि कोई बड़ी घटना न घटी हो। तो हम 1 घंटे के भीतर सीमा तक पहुंच जाएंगे। घने पेड़ों के बीच से यात्रा करना एक अलग अनुभव है। यहाँ हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते और हमें हर सेकंड पर नजर रखनी पड़ती है क्योंकि कहीं से भी हम पर हमला हो सकता है। अगर इतनी भारी बारिश न होती तो हम पर दर्जनों राक्षसों द्वारा हमला किया जाता। भगवान का शुक्र है, किसी राक्षस ने हम पर हमला नहीं किया। अगर इसी गति से चलते रहे तो हम 1 घंटे से भी कम समय में सीमा तक पहुंच जाएंगे, बिली ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, हमने अपने पीछे से आवाज सुनी और देखा कि बेल से बना लाल सांप तेजी से हमारी ओर आ रहा है। भाड़ में जाओ, मैंने मन ही मन कोसा और बिली को गुस्से से देखा। न केवल मैं, बल्कि निगेल भी उसे गुस्से से देख रहा था। उसे यह क्यों कहना पड़ा कि उसने कोई राक्षस नहीं देखा? अब हम एक राक्षस से मिले हैं और यह मास्टर का चरम चरण है। फुरफू, हम अपनी पूरी ताकत से भाग रहे थे क्योंकि हमारे पीछे चोटी के मास्टर स्टेज की बेल का सांप दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि मैंने पेड़ों से बचने के लिए फायर जेट का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। ये सौभाग्य की बात थी कि इस वाइन सांप में कोई लंबी दूरी की क्षमता नहीं थी, अन्यथा हम बड़ी मुसीबत में फंस जाते। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि मैं पहले गलत था और इसके लिए भगवान को धन्यवाद देता हूं। ये लाल कोहरा बेल सांप अपने छिद्रों से जहरीला कोहरा छोड़ता है जो काफी तेजी से फैलता है। हम भाग्यशाली थे कि भारी बारिश हो रही थी जिससे सारा जहर फैल गया, अन्यथा हम जहर के कारण कीचड़ में पड़े होते और उस सांप द्वारा खाए जाने के लिए तैयार होते। जल्दी करो, मैं अपने मन में सोचता रहा जैसे ही मैं भागने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। बेल सांप और करीब आ रहा था।
स्पीड ब्रेकर के रूप में फायर जेट का उपयोग करना एक बहुत अच्छा विचार है। इससे मुझे पेड़ों से तेजी से बचने में मदद मिलती है और मुझे बगल में कूदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कभी कभी पेड़ भी लंबे हो जाते हैं। मैं भागता नहीं हूं बल्कि जिगजैग फैशन में शामिल हो जाता हूं। मैं वास्तव में पेड़ों पर चढ़ना और उन पर दौड़ना पसंद करता, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। कोई भी मास्टर स्टेज उड़ने वाला राक्षस नीचे उड़ सकता है और मुझे अपने पंजों में जकड़ सकता है, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाऊं। शार्क बेल सांप ने फिर से निराश होकर आवाज निकाली क्योंकि वह हमें पकड़ नहीं पा रहा था। वह काफी समय से हमारा पीछा कर रहा था लेकिन हमें पकड़ नहीं पा रहा था और इससे वह निराश हो रहा था। उसने कई बार हम पर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन पेड़ों की वजह से वह असफल रहा। घने पेड़ हमें अपनी पूरी गति का उपयोग करने से रोक रहे थे और हमें उसके झपटों से बचा रहे थे। चाहे उसके रास्ते में कितने भी पेड़ आए, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वह पेड़ों के बीच अपने शरीर को सहजता से घुमाता रहेगा। वो हमें पकड़ने में असफल रहा क्योंकि गति बेलों के सांप की विशेषता नहीं है। यदि वह एक और मजबूत पीक स्तर का मास्टर स्टेज राक्षस होता तो अब तक वह हमें पकड़ चुका होता। निगेल और बिली मुझसे ज्यादा दूर नहीं भाग रहे हैं। मैं पेड़ में उनकी झलक देख सकता हूं। उनकी गति एक ही स्तर पर है। एकमात्र अंतर यह है कि मैं अपनी गति को नियंत्रित करने के लिए अपने फायर जेट का उपयोग कर रहा हूं, जबकि दोनों अपने आप ऐसा कर रहे हैं। वे अपनी गति को इतनी कुशलता से नियंत्रित कर रहे हैं कि कोई भी पेड़ उन्हें रोक नहीं सकता। यह उनके अनुभव के कारण है। मैं उन्हें देखकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। हर किसी का अपना तरीका होता है। मैं अपनी क्षमता का उपयोग कर रहा हूं जबकि वे अपने अनुभव और सजगता का उपयोग कर रहे हैं जिसे उन्होंने वर्षों के प्रशिक्षण में सीखा है। दक्षता की दृष्टि से मेरा तरीका बेहतर है क्योंकि उनसे एक स्तर नीचे होने के बावजूद मेरी गति उनसे कम नहीं है। आधे घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका है जब से बेल सांप हमारा पीछा कर रहा है और हमारी रफ्तार के हिसाब से हम अंतरिक्ष सीमा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अगर बारिश की वजह से मेरी नज़र धुंधली न होती तो मैं उसे दूर से देख सकता था। बेल सांप का पीछा करना कोई बुरी बात नहीं है। इस आधे घंटे की पीछा करने की प्रक्रिया में हमें कई राक्षसों का सामना करना पड़ा और इस बड़े खतरनाक सांप के हमारा पीछा करने के कारण हम छिपकर रह सकते थे, लेकिन ये बुरी बात नहीं थी। जो भी राक्षस हमारे सामने आया, उसने हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह पीक मास्टर स्टेज राक्षस था जो हमारा पीछा कर रहा था। यहाँ तक कि उन पीक मास्टर राक्षसों ने भी ये देखकर हमला नहीं किया कि हम उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर गुजर रहे थे। अच्छा, मेरे मुंह से निकला जब मैंने स्थानिक सीमा की धुंधली परत को देखा। ये देखकर मैंने अपनी गति फिर से बढ़ा दी। स्थानिक सीमा को पार करने में अधिकतम 2 मिनट लगेंगे। मेरे पीछे वाले सांप ने अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन जैसे जैसे हम स्थानिक सीमा के करीब पहुंचे, वो हमें पकड़ नहीं सका। मैं दौड़ता रहा, हर पल और अधिक उत्साहित होता जा रहा था। मेरे शरीर में एड्रेनालाइन का स्तर बहुत अधिक था और मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभर आई जब मैंने अपने सामने कुछ मीटर की दूरी पर अंतरिक्ष सीमा देखी। जागृति स्थल पर मिलते हैं, मैंने बिली और निगेल दोनों से कहा, जो मुझसे ज्यादा दूर नहीं थे और स्थानिक सीमा की ओर कूद पड़े। भाड़ में जाओ। जैसे ही मैं स्थानिक सीमा से गुजरा, मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को हवा में पाया। ये देखकर मैं खुद को कोसने से नहीं रोक सका। लानत है। मैंने खुद को नीचे गिरते हुए देखा तो जोर से कोसा। मुझे लगा कि मैं कठोर जमीन पर गिर जाऊंगा, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मैं बीच हवा में और काफी ऊंचाई पर गिर गया। मैं बहुत तेज गति से नीचे गिर रहा हूं। मैं निश्चित रूप से नीचे पहाड़ी से टकराने वाला हूं और मेरे पूर्ण नाइट ग्रेड गियर और रक्षात्मक कौशल सक्रिय होने के बावजूद मेरे बचने की गारंटी नहीं होगी। आम तौर पर लोग जमीन पर गिरते हैं, लेकिन इस बार मेरी किस्मत बहुत खराब थी कि मैं सीधे हवा में गिर गया। मैं उन बदकिस्मत लोगों में से एक बन गया जो हवा में ही गिर गए। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता था। ऐसा एक नहीं 10,000 बार हुआ, लेकिन कभी कभी लोग हवा में ही गिर जाते हैं और मेरे जैसे बदकिस्मत लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। भले ही उनके पास सुरक्षा के कई स्तर हों, फिर भी वे इतनी ऊंचाई से गिरकर मर जाते हैं। मैंने अपने आप को बलपूर्वक शांत किया और इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया और मुझे जल्द ही रास्ता मिल गया। अगर मैं गिरने से घबरा नहीं जाता तो मैं इसके बारे में पहले ही सोच लेता। आकाश कदम। मैंने आकाशीय सीढ़ियां सक्रिय कर दी और आकाश में अपनी गति कम कर दी। भगवान का शुक्र है कि मैंने अपनी शक्ति बढ़ाने वाली कला सक्रिय कर ली थी, अन्यथा ऊपर से गिरने वाले बल के कारण मेरे घुटने में फ्रैक्चर हो जाता। अपने आप को स्थिर करने के बाद मैंने आसमानी सीढ़ियों की मदद से नीचे कूदना शुरू किया। नीचे कूदते समय मैंने नीचे की ओर देखा।
क्षेत्र 8 उनका पहाड़ी क्षेत्र है। जहां भी मैं ऊपर से देखता हूं, मुझे विभिन्न आकारों की हरी भरी पहाड़ियां दिखाई देती हैं। जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूं, मैंने नक्शा देखने के लिए अपने होलोवॉच पर नक्शा खोला। वर्तमान में मैं अपना स्थान देखने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हूं क्योंकि मैं इस ऊंचाई से पूरे क्षेत्र 8 को देख सकता हूं। कैनवास हिल रेंज, यह मेरा स्थान है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां विशेषज्ञ चरण और कॉर्पोरल चरण के राक्षस रहते हैं। ये काफी सुरक्षित क्षेत्र है लेकिन ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, मिनवा क्षेत्र में कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं रहेगा। प्रतिबंध में ढील से न केवल मास्टर स्तर का शिखर स्तर प्राप्त होगा, बल्कि इससे बड़ी लहरें पैदा होंगी जिन्हें शांत होने में काफी समय लगेगा। वर्तमान में मिनवा दायरे के सभी क्षेत्रों में राक्षसों के सभी क्षेत्र विभाजित हैं और राक्षस क्षेत्रीय होने के कारण शायद ही कभी अन्य राक्षसों के क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं, लेकिन यह 1 या 2 घंटे में बदल जाएगा। मास्टर मॉन्स्टर्स के लेफ्टिनेंट स्तर तक पहुंचने के बाद क्षेत्रों में नाजुक संतुलन टूट जाएगा और अराजकता फैल जाएगी। राक्षस एक दूसरे के क्षेत्रों में घुसपैठ करेंगे, राक्षसों की भीड़ बनेगी और हर मिनट राक्षसों की लड़ाई होगी। मिनवा क्षेत्र पूरी तरह से पागल हो जाएगा। मैं गलती से राक्षस गिरोह या सबसे खराब लेफ्टिनेंट चरण राक्षस के सामने आ सकता हूं, इसलिए सबसे अच्छा विकल्प एक सुरक्षित स्थान ढूंढना और इसके अंदर कुछ दिन बिताना होगा। मुझे इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अभी जब मैं नीचे उतर रहा था तो मिनवा क्षेत्र के द्वार एक बार फिर खुल गए थे और लोग आना शुरू हो गए थे और वे कितनी संख्या में आएंगे, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अब मुझे बस कुछ दिनों तक इंतजार करना है और उन लोगों की लहरों को आने देना है जो राक्षसों को मारने आएंगे। जैसा कि मैं अच्छी तरह जानता था कि प्रतिबंधों के ढीले होने से हजारों की संख्या में विकसित लोग आएंगे, युवा और बूढ़े दोनों। वे इन नव विकसित लोगों को संभालने के लिए पर्याप्त होंगे। दहाड़ ट्री, ये शुरू हो चुका था। जैसे ही मैं नीचे उतरने लगा, मुझे राक्षसों की धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। तबाही पहले ही शुरू हो चुकी थी और जल्द ही पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। मुझे जल्द ही छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा, अन्यथा मैं निश्चित रूप से इस उत्पात में फंस जाऊंगा। हालांकि अभी भी समय है। उत्पात शुरू होने से पहले मेरे पास लगभग 1 घंटा है और जहां मैं हूं वहां पहुंचने में मुझे कुछ घंटे लगेंगे, मैंने सोचा। उतरते समय मेरे मन में एक विचार कौन था। यह आकाशीय सीढ़ियों के बारे में था। आकाशीय सीढ़ियां एक अद्भुत कौशल है जो हवा में चलने में मदद कर सकता है, लेकिन इसमें 2 बड़ी कमजोरियां थीं। पहला ये कि इसमें बहुत अधिक मन लगता है और दूसरा ये कि एक व्यक्ति लगातार केवल 3 पैर जमा सकता है। अधिक पैर जमा पाने के लिए दूसरे के लिए इंतजार करना पड़ता है। इन कमजोरियों को छिपाना असंभव था, लेकिन अब वे मेरे लिए कोई समस्या नहीं है क्योंकि अब मेरे पास असीमित मन है और नई दूसरी छलांग का इंतजार करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे सुपर एलीट लोगों को हवा में चलते देखकर बहुत ईर्ष्या होती थी, लेकिन अब मैं भी ऐसा कर सकता हूं और फिलहाल मैं ऐसा कर रहा हूं। हवा पर चलना अब कोई बड़ी समस्या नहीं रह गया है, लेकिन मिनवा क्षेत्र में ऐसा करना खतरनाक है। क्षेत्र 8 जैसी जगह में तो यह और भी अधिक खतरनाक है। उतरते समय मैं चारों दिशाओं पर नजर रख रहा हूं क्योंकि यदि कोई राक्षस मुझ पर हमला कर दे, खासकर मास्टर स्टेज वाला, तो ये बहुत खतरनाक होगा। धप, अंततः मैं जोर से जमीन पर गिरा। तभी मैं चैन की सांस ले पाया। इस पूरे समय मैं हवा में था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई मास्टर स्टेज राक्षस मुझ पर हमला न कर दे और यह मेरे लिए बहुत खतरनाक होता। पहाड़ी पर उतरने के बाद मैंने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे छिपने की जगह तलाशने चला गया। गुफा मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। इसके अंदर अपना तंबू सक्रिय करने के बाद मैं बिना किसी चिंता के इसके अंदर कुछ दिन बिता सकता हूं, बशर्ते कि मैंने इसे अच्छी तरह से छुपाया हो। इस पहाड़ी क्षेत्र में उपयुक्त गुफा देखने में मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर पहाड़ी पर कई गुफाएं होनी चाहिए। जब मैं गुफा की खोज में व्यस्त था, तब कई राक्षसों ने मुझ पर हमला किया। ये राक्षस सामान्य व्यवहार नहीं कर रहे थे, वे डरे हुए लग रहे थे। मुझे देखकर वे या तो मुझ पर हमला कर रहे हैं या मुझसे भाग रहे हैं। उन्हें शायद यह आभास हो गया होगा कि महान परिवर्तन आने वाला है और इससे वे काफी भयभीत हो गए होंगे। जल्द ही मुझे गुफा मिल गई और इस गुफा के लिए मुझे किसी राक्षस को मारना नहीं पड़ा क्योंकि यह खाली थी और इसकी स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर महीनों से कोई राक्षस नहीं गया था। मैंने रिकॉर्ड गति से गुफा को साफ किया और उसके अंदर अपना तंबू खोल दिया। इतना ही नहीं, मैंने इसके अधिकतम सुरक्षा मोड और छद्मावरण फंक्शन को सक्रिय कर दिया था। यह देखकर कि यह पर्याप्त नहीं है, मैंने गुफा के प्रवेश द्वार को छिपाने के लिए आसपास के पेड़ों की शाखाओं को काट दिया।
मैंने गुफा के आसपास नजर रखने के लिए कुछ वायरलेस कैमरे भी लगा दिए। मैं पूरी तरह से अंधा होना पसंद नहीं करता, ये कुछ वायरलेस कैमरे मुझे मेरे शिविर के चारों ओर दृश्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त होंगे। ये कैमरे काफी छोटे हैं, राक्षसों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि मनुष्य भी उन्हें नोटिस नहीं कर पाएंगे यदि वे उन्हें विशेष रूप से नहीं ढूंढ रहे हों। आमतौर पर जंगल में वायरलेस संचार काम नहीं करता, लेकिन यदि रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच की दूरी कुछ 100 मीटर की हो तो वे काफी अच्छे से काम करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक देखने के बाद ही मैंने शिविर में प्रवेश किया। चबाओ चबाओ। एशलिन पिछले 16 घंटों से मेरे अंदर है। जब से मैं क्षेत्र 6 पर ज्वालामुखी से बाहर आया हूं, मैंने हमें बाहर नहीं आने दिया है। लगातार 16 घंटे दौड़ने और कभी कभी लड़ने से मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक गया था, लेकिन यह इसके लायक था। मैंने एक दिन में 2 क्षेत्रों को पार कर लिया था और इससे मेरे कई दिन बच गए। यदि मैं क्षेत्र 7 पर रुक जाता, जैसा कि मैंने पहले से योजना बनाई थी, तो मुझे क्षेत्र 8 में प्रवेश करने में कम से कम 3 दिन लगते, लेकिन अब मैं पहले से ही क्षेत्र 8 में पहुंच चुका था। जल्दी से नहाने के बाद मैंने ज्वालामुखी पर जो खाना बनाया था उसे गर्म करना शुरू कर दिया। मूल रूप से मैंने इसे 6 लोगों के लिए बनाया था, लेकिन जिम और उसका दोस्त जल्दी में चले गए थे, इसलिए मुझे इसे अपने स्टोरेज में पैक करना पड़ा। हम दोनों ने पेट भर खाने तक खाया और फिर मैंने बाकी खाना फिर से पैक कर लिया। मैंने बाहर लगे सभी कैमरों को चालू कर दिया, जिससे पता चला कि राक्षसों की गतिविधि पहले ही शुरू हो चुकी थी तथा तबाही शुरू होने में काफी समय लग गया। मैंने सब कुछ जांचने के बाद सभी कैमरा खिड़कियां बंद कर दी। मेरा शिविर अच्छी तरह से छिपा हुआ था और पहले से ही सभी अलार्म सक्रिय थे, इसलिए मुझे पता चल जाएगा कि क्या कोई लेफ्टिनेंट स्टेज राक्षस आसपास के क्षेत्र में दिखाई दिया। सारी व्यवस्थाएं सही देखकर मैंने अपने थके हुए शरीर को बिस्तर पर लिटा दिया और 1 मिनट में ही सो गया। O58 हिंदी अध्याय 286 मर्ज। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। जब मैं उठा तो मैंने पाया कि मैं 13 घंटे सो चुका था। सबसे पहले मैंने बाहर रखे कैमरों की फुटेज देखी। आशा के अनुसार मैंने शिविर के चारों ओर अलग अलग स्थानों पर 6 कैमरे लगाए थे। इन 6 फुटेज में से केवल एक सामान्य है, जबकि अन्य 5 में किसी प्रकार की हलचल दिखाई देती है। 2 कैमरों में राक्षसों को भागते हुए देखा जा सकता है, जबकि अन्य 2 कैमरों में राक्षसों को लड़ते हुए देखा जा सकता है। सबसे दिलचस्प अंतिम फुटेज है, जिसमें मैं देख सकता हूं कि राक्षस एक साथ समूह बना रहे हैं। वे एक गिरोह बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, समय बीतने के साथ और अधिक लड़ाइयां होंगी और राक्षसों द्वारा बड़ी भीड़ भी बनाई जाएगी जो उनके क्षेत्र पर अतिक्रमण करने वाले विदेशी राक्षसों से निपटेंगे। अब जो कुछ हो रहा था उसे देखने के बाद मैंने पिछले 13 घंटों की रिकॉर्ड की गई फुटेज को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ भी मेरी उम्मीद से बाहर नहीं है, मैंने फुटेज देखने का सोचा। अब मुझे बस चुपचाप बैठना है और आने वाले लोगों की लहरों का इंतजार करना है। वे आज देर से क्षेत्र 8 में पहुंचना शुरू करेंगे। कल मैं इवॉल्वर्स की लहरों और उनके द्वारा किए जाने वाले रक्तपात को देखूंगा। ये देखने के बाद कि सब कुछ ठीक है, मैं फ्रेश हुआ और नहाने लगा तो देखा कि एशलिन अभी भी सो रही थी। भोजन की गंध सूंघते ही वह स्वतः जाग जाएगी। मैंने दोपहर का खाना नहीं बनाया क्योंकि हमारे पास कल का बहुत सारा बचा हुआ खाना था। मुझे बचा हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। भंडारण में भोजन वास्तव में लंबे समय तक रहता है, बाहर की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक। चबाओ चबाओ। जब मैं खाना गर्म करने ही वाला था, तभी मैंने एशलिन को चहकते हुए सुना। मुझे पता था कि वह खाने की खुशबू पाकर जाग जाएगी और वह जाग भी गई। रात का खाना खत्म करने के बाद मैं अपने स्टोरेज से किताबें निकालने से पहले कुछ देर तक फुटेज देखता हूं। मैं कम से कम 2 दिनों तक अपने तंबू से बाहर नहीं जाऊंगा और पुस्तक पढ़ने से बेहतर समय बिताने का और क्या तरीका हो सकता है। हालांकि मैं ये सब नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन दोपहर का खाना खाने के बाद किताब पढ़ना सबसे अच्छा विकल्प है। ये टोटेम ब्लूप्रिंट पुस्तक है जिसे मैंने अपने नाइट ग्रेड स्टोरेज में बांध रखा था। मैंने इसे केवल कुछ घंटों तक पढ़ा था और इसे खत्म नहीं कर पाया था। अब जब मेरे पास समय है तो मैंने इसे पढ़ने का निर्णय लिया है। हो सकता है कि मैं इसे पूरी तरह से न समझ पाऊं, लेकिन मुझे इसकी मूल बातें अवश्य समझ में आ जाएंगी। जैसे ही मैंने पुस्तक पढ़ना शुरू किया, मैंने देखा कि लेखक ने न केवल रूनों के निर्माण को स्पष्ट रूप से समझाया है, बल्कि यह भी बताया है कि कौन सी सामग्री किस रून के लिए उपयुक्त है। लेखक ने टोटेम बनाने की पूरी प्रक्रिया को चरण दर चरण समझाया है, जिससे एक मूर्ख भी लेखक द्वारा लिखी गई सरल प्रक्रिया का पालन करके टोटेम बना सकता है।
प्रत्येक पुस्तक अलग अलग टोटेम ब्लूप्रिंट का प्रतिनिधित्व करती है और अगर मैं किसी दिन लेफ्टिनेंट स्तर तक पहुंचने में सक्षम हूं तो मैं निश्चित रूप से अपना टोटेम बनाने के लिए इन 103 पुस्तकों में से टोटेम ब्लूप्रिंट का चयन करूंगा। जब मैं टोटेम ब्लूप्रिंट के बारे में सोच रहा था तो मेरा मन टोटेम की ओर चला गया। मिनवा क्षेत्र में अपने इन कुछ दिनों में मैंने पहले ही आधे पैसे एकत्र कर लिए थे जो मुझे लेफ्टिनेंट स्टेज टोटेम खरीदने के लिए चाहिए थे, जो सबसे कम ग्रेड है। मैंने जिल और उसके भाई को उनके टोटेम कलाकृतियों के साथ लड़ते देखा है और यह जो संवर्धन प्रदान करता है वह निम्न स्तर का नहीं है और यहां तक कि मध्य स्तर की नाइट ग्रेड कलाकृति भी प्रदान कर सकती है। मैं मिनवा दायरे में आने से पहले टोटेम आर्टिफैक्ट भी खरीदना चाहता था और एक बार तो मैं अपने पास मौजूद मैना कोर को बेचने के लिए भी तैयार था, लेकिन मैंने इसे न खरीदने से खुद को नियंत्रित किया, ये सोचकर कि मैं चुनौती की तलाश में मिनवा दायरे में जा रहा हूं जो मुझे स्तर ऊपर करने में मदद कर सकता है। यदि मैं टोटेम कलाकृति लाया होता तो चुनौती की तलाश का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि यह केवल मेरी शक्ति को बढ़ाएगा और मुझे स्तर बढ़ाने में मदद नहीं करेगा, लेकिन अब मुझे इसका पूरी तरह से पछतावा है। जिल ने मुझे एक खरीदने के लिए कहा था और इसे खरीदने के लिए वह मुझे कुछ पैसे उधार देने को भी तैयार थी। हालांकि अगर मैं अपने पास मौजूद परिष्कृत मैना कोर को बेचने को तैयार होता तो मुझे उसके पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। यदि मेरे पास टोटेम कलाकृति होती तो जागृति भूमि तक मेरी यात्रा बहुत आसान हो जाती। इस पुस्तक को पूरा पढ़ने में मुझे लगभग आधा दिन लग गया, हालांकि मुझे बहुत कम समझ आया, विशेषकर रूनिक भाग। यह मेरे लिए पर्याप्त है। इस पुस्तक ने मुझे इस बारे में काफी अच्छा विचार दिया कि वास्तव में टोटेम आर्टिफैक्ट क्या है और मुझे किस प्रकार की चीजों की आवश्यकता होगी। इसे पढ़ते हुए एक बात ने मुझे अवश्य चौंकाया कि इसमें जो बातें बताई गई हैं वे टोटेम बनाने की सामग्री की सूची से एक स्तर ऊपर हैं। यदि मैं इस मानक के अनुसार टोटेम का निर्माण करना चाहता हूं तो मुझे सामग्री खोजने के लिए बहुत कला से काम करना होगा। ये देखकर कि सभी कैमरे मेरी अपेक्षा के अनुरूप काम कर रहे हैं और कोई खतरा निकट नहीं आ रहा है, मैंने आज के लिए तय की गई दूसरी चीज पर काम करना शुरू कर दिया। मैं एक तंबू के बीच में खड़ा था जहां मेरे लिए व्यायाम करने के लिए पर्याप्त जगह थी। मैं अपने शरीर को इस तरह खींचता हूं कि खुद को विंडस्लेयर कॉम्बैट शैली के व्यायाम के लिए तैयार कर सकूं, जो मैंने तब से नहीं किया है जब से मैंने स्तर बढ़ाया है। प्रशिक्षक ने कहा था कि एक बार जब हम पर्याप्त सील बना लेते हैं और हमारा शरीर पर्याप्त मजबूत हो जाता है तो हम व्यायाम से प्रतिरोध महसूस करना बंद कर देते हैं और उस दिन से हमें यह व्यायाम दोबारा नहीं करना पड़ेगा। मैं वास्तव में ये देखना चाहता हूं कि क्या मेरी 17 मुहरें मेरे लिए पवन विनाशक युद्ध शैली के प्रतिरोध को महसूस करना बंद करने के लिए पर्याप्त हैं। मैंने फर्श पर लेटकर शुरुआत की। पहले तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि प्रतिरोध विकसित होने में समय लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। सामान्यतः यदि मैं इसे ठीक से करता हूं तो 30 से 40 सेकंड में करता हूं, लेकिन 1 मिनट हो गया लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं ये देखकर बहुत खुश हो गया। इसका मतलब है कि मैंने अंततः पर्याप्त सील बना ली थी और अब मुझे यह अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। मैं रुकने ही वाला था कि मुझे हल्का सा प्रतिरोध महसूस हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने अपना व्यायाम जारी रखने का निर्णय लिया। सोच रहा हूं कि अगर यह सामान्य मांसपेशियों का दर्द है तो ठीक है, मैं कुछ सेकंड में रुक जाऊंगा, लेकिन अगर यह प्रतिरोध बन रहा है तो मैं देखना चाहता हूं कि यह कितना अधिक है। व्यायाम जारी रखने पर मैंने पाया कि प्रतिरोध बढ़ रहा है, लेकिन यह पहले की तुलना में 10 गुना धीमी गति से हो रहा है। जब मैं पहले यह व्यायाम करता था तो मुझे तीसरे से चौथे मिनट में पूर्ण प्रतिरोध महसूस होने लगता था और यह कम होने से पहले 2 घंटे तक जारी रहता था, लेकिन अब 5 मिनट से अधिक हो गया है। लेकिन मेरे शरीर में प्रतिरोध बहुत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये देखकर मैंने अपने व्यायाम की गति बढ़ा दी, लेकिन प्रतिरोध की गति में थोड़ी ही वृद्धि हुई, उसकी गति में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुझे पहले जैसा प्रतिरोध महसूस होने में आधा समय लग गया, और जो मैं सोचता था कि सच है, आधे घंटे में मुझे पहले जैसा चरम प्रतिरोध महसूस होने लगा। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि यह अभी भी कछुए की गति से बढ़ रहा है। मैं इसकी कछुए जैसी गति को महसूस करना बंद कर चुका था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि यह कितना अधिक प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है। समय बीतता गया और 1 घंटा बीत गया और प्रतिरोध 2 गुना हो गया और मेरे मंदिर पर पसीने की बूंदें बनने लगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से प्रतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 1 घंटे में मैं यह व्यायाम सप्ताह में 3 से 5 बार करता हूँ, सिवाय इसके कि जब मैं घर जाता हूँ तो मैं अपनी मांसपेशियों को आराम देने और खिंचाव देने के लिए यह व्यायाम करता हूँ।
इस व्यायाम से मुझे बहुत मदद मिली। हो सकता है कि इससे सीधे तौर पर मेरी गति न बढ़े, लेकिन इसने मुझे हमेशा फिट और तैयार रखा। यही कारण है कि जब भी मुझे समय मिलता मैं इस व्यायाम को करता रहा, जबकि जिन्होंने इस व्यायाम को सीखा था उन्होंने 1 साल पहले इसे करना बंद कर दिया था। 1 और आधा घंटा बीत चुका था और प्रतिरोध अभी भी बढ़ रहा था। यह 1 आधा घंटा हो गया है जब मैं इस अभ्यास और मेरे शरीर का प्रदर्शन कर रहा हूँ। मैंने जो भी कपड़े पहने हैं वे पसीने से भीग गए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका सख्त हो रही है, जिससे गति करना और भी कठिन होता जा रहा है। लेकिन यह अभी भी उस स्तर पर है जिस पर मैं व्यायाम जारी रख सकता हूँ। यदि यह पहले होता तो यह मेरी सीमा होती, लेकिन कुछ दिन पहले हुई दुर्घटना के बाद से मेरी मानसिकता में बदलाव आया है और मेरी इच्छा शक्ति भी बढ़ गई है। समय बीतता गया और व्यायाम शुरू किए 2 घंटे हो गए। मेरी मांसपेशियां इतनी सख्त हो गई थी कि उन्हें हिलाना भी मुश्किल हो गया था। इतना ही नहीं, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, क्योंकि यह व्यायाम शरीर की सारी ऊर्जा को सोख लेता है। इस प्रतिरोध से निपटने के लिए मैंने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास भी प्रसारित करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। सर्वोच्च युद्ध अभ्यास को प्रसारित करने से मुझे जो प्रतिरोध महसूस हो रहा है वह विंड स्लेयर स्टाइल के प्रतिरोध से भी अधिक है। इसलिए मैंने इसे प्रसारित करना बंद करने का फैसला किया और शारीरिक व्यायाम पर ध्यान केंद्रित किया। 2 घंटे 25 मिनट बीत चुके थे और तभी मुझे लगा कि प्रतिरोध बढ़ना बंद हो गया है। लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो व्यायाम करने की मेरी गति इस सीमा तक धीमी हो गई कि मैं चींटियों की गति से व्यायाम कर रहा था। प्रतिरोध बहुत अधिक होने के कारण व्यायाम करने की मेरी गति बहुत धीमी है, लेकिन इसे महसूस करने के बावजूद मैंने व्यायाम करना जारी रखा। मैं देखना चाहता था कि यह प्रतिरोध कितने समय तक चल सकता है। 1 और घंटा बीत गया, लेकिन प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं आया। एकमात्र बदलाव ये हुआ कि मैं बहुत थक गया और हिलना डुलना मुश्किल हो गया, लेकिन मैं चलता रहा। मैं इस व्यायाम को अधिकतम 15 मिनट तक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं इतना थक जाऊंगा कि इसे जारी नहीं रख पाऊंगा, ऐसा मैंने व्यायाम करते हुए सोचा। जब मैं प्रदर्शन कर रहा था, मेरे मन में एक विचार आया। मुझे पता है कि मैं जो प्रतिरोध महसूस करता हूँ वह इसलिए है क्योंकि मेरी मांसपेशियां इतनी कड़ी हो गई हैं कि गति करना मुश्किल हो गया है। लेकिन यह बाहरी रूप से होता है। मैं जानना चाहता था कि आंतरिक रूप से क्या होता है। स्तर ऊपर उठाने से पहले मैं अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है इसका एक स्पष्ट सा अंदाजा लगा पाता था, लेकिन अब यदि मैं अपनी मानसिक ऊर्जा को थोड़ा सा एकाग्र करता हूं, तो मैं देख सकता हूं कि मेरे शरीर में आंतरिक रूप से क्या हो रहा है। भाड़ में जाओ। मैं ये जिज्ञासावश कर रहा था। मुझे ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब मैंने अंदर से देखा तो मैं चौंक गया और जोर से कोसने लगा। जब मैं अपने शरीर के अंदर देखता हूं, तो पाता हूं कि मेरे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक व्यायाम के साथ एक प्रकार की ऊर्जा मेरे शरीर से बाहर निकलती है और फिर त्वचा के अंदर वापस चली जाती है। जैसा कि मैंने देखा कि हर बार जब ऊर्जा बाहर आती है तो उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। मैंने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब मैंने कुछ देर तक इसका अवलोकन किया तो मुझे इसका एहसास हुआ। ऐसा लगता है जैसे मेरे व्यायाम के प्रत्येक मूवमेंट के साथ यह मेरे शरीर के साथ विलीन होता जा रहा था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैं इस ऊर्जा को बहुत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि इस ऊर्जा के कारण ही कुछ दिन पहले मैं लगभग विस्फोट की स्थिति में पहुंच गया था। ये बेसिक ऊर्जा है। मैंने सोचा था कि यह सर्वोच्च युद्ध की मुहर और डैफोडिल मधुमक्खियों के शहद की बूंद की मदद से मेरे शरीर के साथ पूरी तरह से विलीन हो गई है, लेकिन मैं बहुत गलत था। मेरे शरीर में अभी भी बहुत अधिक बेसिक ऊर्जा छिपी हुई है। मेरे मजबूत शरीर और मेरे शरीर की रक्षा करने वाली सीलों की विशेष जीवन शक्ति के कारण यह मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन अगर एक बार यह मेरे शरीर के नियंत्रण से बाहर हो जाता तो यह एक ही झटके में मुझे खत्म कर देता। मैं इस ऊर्जा को पहले ही देख पाता यदि मैंने थोड़े से प्रयास से अपने शरीर को अपनी मानसिक ऊर्जा से स्कैन किया होता, लेकिन मैं उसमें व्यस्त था। ऐसा नहीं है कि यह उन्मत्त ऊर्जा कल के बाद मेरे शरीर में आई है और मास्टर स्टेज की उग्र रेखाओं के कोर से सभी ऊर्जा ठीक से पच गई थी। मैं प्रत्येक बेसिक ऊर्जा के स्वाद को बहुत अच्छी तरह से जानता था। मेरे शरीर में 92% से 95% बेसिक ऊर्जा फायरी लायंस कोर से आती है, जबकि अन्य 4% से 7% विशेषज्ञ कोर राक्षसों के कोर से आती है जिन्हें मैंने कल खाया था। मैं अब हर सेकंड उन्मत्त ऊर्जा की इस प्रगति पर नजर रख रहा हूं और चिंतित हूं कि मैं अब खुशी की ओर मुड़ गया हूं। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरी हर गतिविधि के साथ अधिक उन्मत्त ऊर्जा मेरे शरीर में विलीन हो रही है और मुझे लगता है कि मेरी सारी थकान दूर हो गई है।
मैंने अपने शरीर के साथ अधिक से अधिक उन्मत्त ऊर्जा को मिलाने के लिए अपनी चालों को और अधिक तेज करना शुरू कर दिया। मैं कल्पना कर सकता हूं कि जब सभी उन्मत्त ऊर्जा मेरे शरीर के साथ मिल जाएगी तो मेरे शरीर में क्या परिवर्तन आएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। मेरे शरीर में अभी भी पूरी तरह से विलीन होने के लिए बहुत अधिक उन्मत्त ऊर्जा है। मुझे इसे 5 से अधिक समय तक जारी रखना होगा और मैं ऐसा करने की योजना बना रहा हूं। समय बीतता गया और मैं व्यायाम करता रहा, चाहे मुझे कितनी भी थकान क्यों न महसूस हो, मैं इसे करता रहा। मैंने खुद से कसम खाई थी कि मैं तभी रुकूंगा जब सारी उन्मत्त ऊर्जा मेरे शरीर में विलीन हो जाएगी। घंटों बीत गए और मुझे व्यायाम करते हुए 9 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी भी मुझमें कुछ ऊर्जा बची हुई है, जिसे देखते हुए मैं अपने थके हुए शरीर को व्यायाम करने के लिए मजबूर करता रहा, चाहे मुझे कितना भी समय लगे। 11वें घंटे में मुझे लगा कि प्रतिरोध कम हो रहा है और मेरे शरीर में बमुश्किल 2% ऊर्जा बची है। मैंने उस अंतिम ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करने के लिए व्यायाम जारी रखा। कुछ सेकंड 1 घंटे की तरह बीत गए, क्योंकि मैं अपने आप को दृढ़ इच्छाशक्ति से व्यायाम करने के लिए मजबूर करता रहा, क्योंकि मैंने कसम खा ली थी कि मैं तभी रुकूंगा जब मैं अपने शरीर में मौजूद सारी ऊर्जा को एक साथ मिला लूंगा। एकमात्र अच्छी बात यह है कि मैं बहुत कम कपड़े पहनती हूँ, अन्यथा मैं अब तक ऐसा नहीं कर पाती। धप। अंततः उन्मत्त ऊर्जा का अंतिम अंश मेरे शरीर के साथ विलीन हो गया और चाहे मैं कितनी भी गतिविधियां करूं, कोई भी उन्मत्त ऊर्जा मुझसे बाहर नहीं आई। वह मेरी दृष्टि के साथ वापस विलीन हो गई। अंततः मैंने हार मान ली और धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। उसके बाद मैं अपनी चेतना खो बैठा। मेरे मन में अंतिम विचार ये था कि ये देखने की उत्सुकता थी कि मेरे शरीर के साथ उन्मत्त ऊर्जा के विलय के बाद मेरे शरीर को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त होगी। आह! मेरे मुंह से हल्की चीख निकली जब मैंने अपने थके हुए शरीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन अत्यधिक पीड़ा के कारण मुझे पूरे शरीर में दर्द महसूस होने लगा। हालांकि कमजोरी स्पष्ट रूप से कम हो रही है और मुझे दर्द से भी राहत मिल रही है, लेकिन सामान्य महसूस करने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये पहली बार है जब मैंने इस अभ्यास पर इतना अधिक समय बिताया है। इससे पहले मैंने इस पर अधिकतम 4 घंटे बिताए हैं, लेकिन इस बार यह उससे लगभग 3 गुना अधिक है। कराहते हुए बैठने के बाद मैं ध्यानपूर्वक अपनी मानसिक ऊर्जा को एकाग्र करता हूं और अपने शरीर को स्कैन करना शुरू करता हूं। यदि मैंने व्यायाम से पहले ऐसा किया होता तो मुझे अपने शरीर के हर हिस्से में छिपी हुई बहुत सारी अनियंत्रित ऊर्जा दिखाई देती, लेकिन अब ये पूरी तरह से मेरे शरीर के साथ विलीन हो गई है। ओह! मानसिक ऊर्जा से अपने शरीर की जांच करते समय मैंने देखा कि वहां से विशेष हरी ऊर्जा निकल रही है। ये बहुत कम मात्रा में थी। यदि मैंने अपनी सारी ऊर्जा एक ही स्थान पर केंद्रित नहीं की होती तो मैं इसे देख भी नहीं पाता। जब मैंने उस ऊर्जा का अनुसरण किया तो मैंने देखा कि वह मेरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी और मेरे मंदिर स्थान में मोहरों में जा रही थी। तभी मुझे समझ में आया कि यह एक विशेष जीवन शक्ति है जो मोहरों में वापस लौट रही है और शायद केवल इस ऊर्जा के कारण मैं अपने शरीर में बेसिक ऊर्जा को सफलतापूर्वक विलय करने में सक्षम था। मेरे शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा थी, लेकिन अब ये सब विलीन हो गई है और मैं ये देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं कि इससे मेरे शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं। जल्द ही मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा लौट आई कि मैं चलने फिरने में सक्षम हो गया और मांसपेशियों का दर्द भी काफी कम हो गया। अपनी गतिशीलता पर नियंत्रण पाने के बाद मैंने सबसे पहले स्नान किया। थकान दूर करने के बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। ठंडे पानी से स्नान करने के बाद मैं अपने तंबू के बीच में खड़ा था। मैं बाहर जाकर विलय के प्रभाव को देखना चाहता था, लेकिन बाहर हो रही तबाही को देखते हुए मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने अपने हाथों और पैरों को धीमी लय में हिलाना शुरू किया और उनमें आए बदलावों को महसूस किया। जैसे जैसे मैंने अपने शरीर के अंगों को हिलाया, मैंने पाया कि मेरी मांसपेशियां पहले बहुत लचीली थीं। लचीलेपन के कारण जो गतिविधियां मेरे लिए कठिन थीं, अब उन्हें करना आसान हो गया है। विलय से जो सबसे चौंकाने वाला परिवर्तन आया वह ये था कि मेरे शरीर की रक्षा और शक्ति बढ़ गई थी। मैंने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया और पर्याप्त दबाव डाला जिससे मेरी त्वचा हल्की सी कट गई और थोड़ा खून निकला, लेकिन मेरे आश्चर्य की बात यह थी कि वहां बस एक हल्की सी रेखा थी। इससे मुझे काफी आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा था कि मैं सामान्य से अधिक प्रतिरोध महसूस करूंगा, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि मैं केवल एक मांस रेखा ही खींच पाऊंगा। इतना ही नहीं, जब मैंने मुंह और लात मारने की कोशिश की तो हवा में उनकी आवाज पहले से ज्यादा हो गई, जिसका मतलब है कि मेरी शारीरिक शक्ति भी बढ़ गई। ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे मैं खाता रहूंगा और अधिक शक्तिशाली कोर बनाता रहूंगा, मेरे शरीर में और अधिक ऊर्जा बचेगी, जिससे मैं अपने शरीर को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उसे परिष्कृत कर सकता हूं। एकमात्र चीज जो मुझे करनी होगी वह है सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की अधिक मोहरें बनाना।
क्योंकि सर्वोच्च युद्ध अभ्यास द्वारा प्रदान की गई विशेष जीवन शक्ति के कारण ही मुझे शरीर के साथ बेसिक ऊर्जा को सफलतापूर्वक विलय करने में मदद मिल रही है, अन्यथा मेरा शरीर बेसिक ऊर्जा के शोधन को अस्वीकार कर देगा। जहां तक विंडस्लेयर युद्ध शैली के व्यायाम से मेरे शरीर में बरसेक ऊर्जा को एकीकृत करने में मदद करने की बात है, तो यह एक सरल सूत्र द्वारा किया जाता है। अगर कोई आटे को मेरा शरीर मानता है तो बेतहाशा ऊर्जा मेरा शरीर है और व्यायाम गूंथने की प्रक्रिया है। तो बस व्यायाम क्या करता है, ये कोशिका स्तर पर मेरा संकुचन और विकृति करता है। इस प्रक्रिया में कोशिकाओं को सीमा तक फैला दिया जाता है और उनके बीच कुछ अंतराल छोड़ दिया जाता है और उन्मत्त ऊर्जा उन अंतरालों में खुद को फिट कर लेती है। जैसे जैसे मेरी कोशिकाएं अधिक सिकुड़ती हैं और विकृत होती हैं, उन्मत्त ऊर्जा सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की मुहरों द्वारा जारी विशेष जीवन शक्ति की मदद से प्रत्येक कोशिका में समान रूप से पूरी तरह से फैल जाती है। रात हो चुकी थी और बाहर पूरी तरह से अराजकता फैली हुई थी। राक्षस या तो आपस में लड़ रहे थे या विशाल भीड़ बना रहे थे। मैंने पिछले 12 घंटों की फुटेज को तेजी से आगे बढ़ाया और थोड़ा निराश हुआ। मैंने सोचा था कि अब तक लोगों की भीड़ आ जानी चाहिए थी, लेकिन पता चला कि मैं बहुत आशावादी था। इसके लिए मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। पूरे दिन एशलिन ने मुझे परेशान नहीं किया, हालांकि वह तंबू में बंद रहने के कारण ऊब गई थी। अब वह आंखें बंद करके मेज पर लेटी हुई है। मैंने उसे परेशान नहीं किया और अपने भंडारण से खाना पकाने के बर्तन और सामग्री निकाल ली। मेरे भंडारण में अभी भी बहुत सारा खाना बचा हुआ था, लेकिन मैं इसे 2 बार खाकर ऊब गया था, इसलिए मैंने स्वाद बदलने के लिए एक नया पकवान पकाने का फैसला किया। मैंने एक पुराना गाना गुनगुनाते हुए खाना बनाना शुरू किया और 1 घंटे में डिनर तैयार हो गया। मैंने और एशलिन ने पेट भरकर खाना खाया और देर तक सो नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत देर हो चुकी है और मैं 11 घंटे की एक्सरसाइज की वजह से अभी भी थका हुआ हूँ। जब मैं सुबह उठा तो मैंने वही किया जो मैं पिछले 3 दिनों से सुबह में कर रहा हूँ, फुटेज की जांच करना। जब मैंने फुटेज खोला तो मैं खुश हो गया। चीजें आखिरकार गर्म होने लगी हैं। मैंने फुटेज में इंसानों को देखा और जल्दी से उन्होंने राक्षसों को मार डाला। वे काफी शक्तिशाली लग रहे थे। वे आखिरकार आने लगे। फुटेज देखकर मुझे लगा कि अब मुझे बस 1 या 2 दिन इंतजार करना होगा और फिर मानव विकासकर्ताओं की लहरें क्षेत्र 8 पर उतर आएंगी और कत्लेआम शुरू हो जाएगा। सभी फुटेज बंद करके मैंने अपनी सुबह की सभी गतिविधियां शुरू कर दी। लगातार 3 दिन बीत गए और 4 दिन हो गए हैं जब से मैं अपने तंबू में बंद हूं और बाहर एक कदम भी नहीं निकला हूं। इन तीनों में मैंने केवल 2 काम किए, पढ़ना और व्यायाम करना, लेकिन ज्यादातर टोटेम पुस्तकें ही पढ़ीं। जहां तक व्यायाम की बात है, पहली बार इसे पूरा करने में मुझे 11 घंटे लगे। उसके बाद मैंने जो भी अन्य व्यायाम किए वे आधे घंटे में समाप्त हो गए। मेरे शरीर में मौजूद उन्मत्त ऊर्जा के कारण मुझे प्रतिरोध महसूस हुआ और उस उन्मत्त ऊर्जा के पूर्णतः विलीन हो जाने के बाद कोई प्रतिरोध नहीं रहा। आज वह दिन है जब मैं अपना तंबू छोड़ रहा हूँ। मेरी योजना क्षेत्र 8 में स्थानिक सीमा की ओर बढ़ने की है। मुझे वहां पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगेंगे। मुझे आशा है कि शाम होने तक मैं स्थानिक सीमा के निकट पहुंच जाऊंगा और क्षेत्र 9 में प्रवेश करने के लिए उसे पार कर तैयार हो जाऊंगा। पिछले 3 दिनों से क्षेत्र 8 में कत्लेआम हो रहा है। अब तक काफी राक्षस मर चुके हैं और कुछ मनुष्य भी। मैंने आधे घंटे में ही नहा धोकर अपना काम पूरा कर लिया और कल रात का बचा हुआ खाना गर्म करके खा लिया। जल्द ही हमने खाना खा लिया और मेरे कहने पर एशलिन मेरे अंदर चली गई। हमें कुछ महंगी जड़ी बूटियां और यहाँ तक कि चमत्कारी फल और रहस्यमयी दवाएं भी मिल सकती हैं, लेकिन हमें मास्टर स्टेज और लेफ्टिनेंट स्टेज के राक्षस भी मिल सकते हैं, जो मेरे कुछ करने से पहले ही एशलिन को एक ही बार में निगल जाएंगे। इसलिए एशलिन के लिए मेरे अंदर रहना सबसे अच्छा है और आश्चर्य की बात नहीं है कि एशलिन ने मुझे अस्वीकार नहीं किया, बल्कि किसी कारण से कुछ दिनों तक बहुत आज्ञाकारी रही। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं इस अनियंत्रित पक्षी को मेरी बात सुनते हुए देखकर बहुत खुश हूँ। गलत। मैंने अपने भंडार से कोर का एक टुकड़ा निकाला और उसे निगल लिया। ये कॉर्पोरल स्टेज मॉन्स्टर कोर का एक टुकड़ा है जिसे मैंने 8 भागों में बांटने का निर्णय लिया था। जैसे ही कोर मेरे पेट में गया, मुझे जलन होने लगी क्योंकि यह तेजी से पिघलने लगा। ये देखकर मैंने अपनी सारी ऊर्जा इसमें केंद्रित कर दी। कॉर्पोरल स्टेज मॉन्स्टर कोर की निडर ऊर्जा स्पेशलिस्ट स्टेज मॉन्स्टर कोर की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी मैं इसे नियंत्रित करने में मुश्किल से सक्षम हूं। मुझे इसके प्रति सावधान रहना होगा, अन्यथा ये तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगा और मुझे इसे संभालने में समय बर्बाद करना पड़ेगा, जो स्पष्ट रूप से मेरे पास नहीं था। सब कुछ ठीक देखकर मैं गुफा से बाहर निकला और उस रास्ते की ओर चल पड़ा जिसे मैंने कल तय किया था।
क्षेत्र 8 पहाड़ियों से भरा क्षेत्र है, जहां भी नजर दौड़ाएं वह खुद को छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ पाएंगे। वर्तमान में मैं दूसरी ओर पहुंचने के लिए बड़ी पहाड़ी पर दौड़ रहा हूं। मेरे रास्ते में मैं कई कॉर्पोरल स्टेज राक्षसों से मिला हूं, लेकिन वे सभी मेरी तलवार के एक ही झटके से मारे गए। अब तक मैं किसी भी साजन स्तर और उससे ऊपर के स्तर के राक्षसों से नहीं मिला हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, मैं किसी समय उनसे मिलूंगा। ये ठीक रहेगा यदि राक्षस साजन स्तर का या मास्टर स्तर का हो। एक को मैं मार सकता हूं और दूसरे से भाग सकता हूं, लेकिन यदि मुझे लेफ्टिनेंट स्तर का राक्षस मिल जाए तो भागना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र 8 के राक्षस क्षेत्र 7 के राक्षसों की तुलना में कुछ प्रतिशत अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि उनमें मन का घनत्व अधिक है। आप जितने ऊंचे क्षेत्र में जाएंगे आपको उतना ही अधिक मन का अनुभव होगा। यह मन घनत्व ही है जो राक्षसों को अधिक शक्तिशाली बनाता है। न केवल राक्षस बल्कि मनुष्य भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे यदि वे मन घनत्व वाले स्थानों पर रहने लगें। ऐसा कहा जाता है कि मध्य महाद्वीप का घनत्व इतना अधिक है कि औसत साहसी भी 12 चरणों के शीर्ष तक पहुंचने में सक्षम नहीं होते हैं, और कुछ तो उसके बाद के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। यदि वहां औसत साहसिक कार्य 12 बुनियादी चरणों के शीर्ष तक पहुंच सकते हैं, तो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि प्रतिभाशाली लोग कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। मैं सोचता था कि सभी अफवाहें झूठी हैं, लेकिन जिम ने कहा कि मैंने जो अफवाहें सुनी हैं उनमें से अधिकांश सच है, क्योंकि उसके माता पिता कुछ साल पहले मध्य महाद्वीप गए थे। उन्होंने कहा कि हर कोई मध्य महाद्वीप तक नहीं जा सकता। यदि कोई जाना चाहता है तो उसे समुद्र पार करना होगा, और समुद्र राक्षसों से भरा है। यहाँ तक कि 12 बुनियादी चरणों के शीर्ष स्तर तक पहुँचने वाले भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यदि कोई मध्य महाद्वीप के लिए प्रस्थान करना चाहता है तो उसे संगठनों की मदद की आवश्यकता होगी, क्योंकि केवल संगठनों के पास ही मध्य महाद्वीप तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता है। गर्जना काटो। अचानक आए एक गुर्राहट ने मुझे मेरी सोच से बाहर आने में मदद की, और मैंने अपनी तलवार को सहज रूप से घुमाया, जिससे कॉर्पोरल स्तर का राक्षस 2 टुकड़ों में कट गया। ये तो बहुत करीब था। मैंने सोचा, मैं मध्य महाद्वीप के बारे में अपने दिवास्वप्न में इतना खो गया था कि मेरा ध्यान भटक गया, और मैं ये देख ही नहीं पाया कि राक्षस मुझ पर हमला करने आया था। यदि इसकी जगह मास्टर स्टेज मॉन्स्टर होता तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। मुझे अब से अतिरिक्त सतर्क रहना होगा और अपने दिवास्वप्न को रोकना होगा। मध्य महाद्वीप की अफवाहों के बारे में सुनकर मेरे मन में उसके प्रति एक प्रकार का आकर्षण विकसित हो गया था, इसलिए जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मैं उसकी कल्पनाओं में खो जाता हूं। अब तक मैंने जो सुना था वह अफवाहें थी, लेकिन जल्द ही मैं जान सकूंगा कि यह सच है या नहीं। जिम ने कहा था कि मध्य महाद्वीप से जागृति भूमि के हजारों लोग हैं। मैं उनसे निश्चित रूप से पूछ सकता हूं कि अफवाहें सच हैं या नहीं। आग का प्रहार। धप। अपने तंबू से निकलने के 1 घंटे बाद मैं पहले साजन स्टेज राक्षस के सामने आया, और जब मैं बार बार उनके सामने आता रहा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी शीर्ष साजन स्टेज राक्षस को मार दिया है। मुझे इसके कोर को निकालने में 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगा, और उसके बाद मैंने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। पहाड़ियों के पार कई मनुष्य भी दिखाई दे रहे थे। कुछ राक्षसों से लड़ रहे थे, जबकि अन्य मेरी तरह ही स्थानिक सीमा परत की ओर भाग रहे थे। कुछ लोग समूह में थे, जबकि अन्य अकेले थे, लेकिन अधिकांश लोग समूह में थे, क्योंकि क्षेत्र 8 अकेले यात्रा करने के लिए बहुत खतरनाक है। केवल वे लोग क्षेत्र 8 में अकेले यात्रा करते थे जिन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा था। कुछ लोगों ने मुझे अपने समूह में शामिल होने के लिए बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। जिन लोगों ने मुझसे पूछा वे सभी या तो कॉर्पोरल चरण या साजन चरण में थे। इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं उनके समूह में शामिल हो जाऊं, क्योंकि वे मुझसे सबसे कमजोर हैं या मेरी क्षमता मेरे बराबर है। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि यदि मैं किसी समूह में शामिल होता हूं तो उसका नेतृत्व पहले से ही मास्टर स्टेज इवॉल्वर द्वारा किया जा रहा होगा, अन्यथा उनके साथ जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेरी गति पहले से ही बहुत अच्छी है, और एकमात्र राक्षस जो मेरे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं वे हैं पीक मास्टर स्टेज और लेफ्टिनेंट स्टेज राक्षस। हाँ, मैंने रास्ते में राक्षसों के कई शव देखे, लेकिन क्षेत्र 8 में मानव का शव देखने का यह मेरा पहला अवसर है। ये पूरा शरीर भी नहीं है, अधिकांश पहले से ही खाया हुआ है। धूप। मैंने उस पर आग का गोला फेंका और पूरा शरीर जलने लगा, और कुछ ही मिनटों में केवल अवशेष और राख ही बची। मैं राख की कलाकृतियां नहीं निकालना चाहता, लेकिन मैंने ऐसा किया। यदि मैं उन्हें नहीं लेता तो कोई और ले लेता, और मुझे इन कलाकृतियों को बेचने से मिलने वाले धन की वास्तव में आवश्यकता है, क्योंकि सभी कलाकृतियां नाइट ग्रेड 1 हैं।
मैं इस दायरे से बाहर निकलने के बाद एक टोटेम आर्टिफैक्ट खरीदना चाहता था और इसके लिए मुझे पैसे की जरूरत होगी। मेरे पास जो परिष्कृत मैनाकोर हैं, वे बहुत कीमती हैं और टोटेम बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं उन्हें संभव हो तो बेचना नहीं चाहता। कलाकृति एकत्रित करने के बाद मैंने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते समय मेरा आधा ध्यान रास्ते पर था, जबकि आधा ध्यान राक्षसी कोर, जो मेरा पेट है, पर था। पहले जब मैंने राक्षस कोर खाया था तो मैं बड़ी मुश्किल से इसे नियंत्रित कर पाया था, लेकिन समय के साथ ये थोड़ा आसान होता जा रहा है। समय बीतता गया और मुझे अपनी गुफा से निकले हुए 2 घंटे बीत गए। इन 2 घंटों में मुझे 4 और शव मिले जो स्पष्ट रूप से लूटे गए थे, लेकिन चोरों के पास शवों को जलाने की गरिमा नहीं थी। हो सकता है कि मैंने शवों से कलाकृति निकाल ली हो, लेकिन कम से कम मुझमें इतना साहस तो है कि मैं शवों को जलाकर राख कर दूं, उन्हें राक्षसों द्वारा खाए जाने के लिए जंगल में न छोड़ दूं। मास्टर स्टेज के लिए मेरे सामने आने वाले सभी विशेषज्ञ राक्षसों को मार दिया गया। मैंने जानबूझकर उनसे परहेज किया, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ बहुत जिद्दी थे। सिर्फ 10 मिनट पहले मैंने मध्य स्तर के मास्टर स्टेज राक्षस को पीछे छोड़ दिया, जो पिछले 45 मिनट से मेरा पीछा कर रहा था। मेरे पास अभी भी क्षेत्र 8 के प्रारंभिक स्तर के मास्टर चरण के राक्षसों को मारने की शक्ति है, भले ही वे क्षेत्र 6 के राक्षस के समान स्तर से स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली हों। लेकिन उन राक्षसों के लिए जो मास्टर चरण के प्रारंभिक स्तर से ऊपर हैं, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि उनकी रक्षा बहुत मजबूत है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर क्या हमला हुआ। यहां तक कि मेरा ट्रम्प कार्ड स्पेशल बोल्ट ऑफ फायर स्ट्राइक भी मिड लेवल मास्टर स्टेज राक्षसों की रक्षा को भेदने में विफल रहा। इसलिए मुझे उनसे सावधान रहना होगा। मेरी गुफा से निकले हुए केवल 2 घंटे ही बीते थे और मैं अभी भी अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्र में हूं। जैसे जैसे मैं सीमा के करीब पहुंचूंगा, ये काफी खतरनाक होता जाएगा। जब मैं पहाड़ियों के बीच से गुजर रहा था तो मुझे सैकड़ों लोग दिखाई दिए और मेरे लिए राहत की बात यह थी कि जिन लोगों को मैंने देखा वे सभी कॉर्पोरल स्तर या उससे ऊपर के स्तर के थे। ऐसा लगता है कि संगठन ने मिनवा दायरे में प्रवेश के लिए विशेषज्ञ स्तर के विकासकर्ताओं पर सीमा लगा दी है, या फिर वे अपनी कम शक्ति के कारण देरी से आ रहे हैं। जब मैंने दायरे में प्रवेश किया तो 2 लाख से अधिक विशेषज्ञ चरण दायरे में प्रवेश कर चुके थे। भले ही संगठनों ने किसी भी नए विशेषज्ञ को आने की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी दायरे में पहले से ही पर्याप्त विशेषज्ञ चरण विकासकर्ता मौजूद थे। वे जागृति के इस अवसर की ओर अवश्य आकर्षित होंगे। मैं बस यही आशा करता हूं कि उनके मार्ग में बहुत अधिक लोग न मरें। बड़ी पहाड़ी पर चढ़ते समय मुझे लड़ाई की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मैंने चढ़ाई रोक दी और तुरंत ही उसका चक्कर लगा लिया। इसमें कुछ मिनट और लगेंगे, लेकिन मुझे राक्षसों से नहीं लड़ना पड़ेगा। मैं इन दृश्यों को दसियों बार देख चुका हूं और इस बार यह कोई नई बात नहीं है। जब मैं रास्ता बदल रहा था तो मैंने पाया कि कोई चीज तेजी से मेरी ओर आ रही है और मैंने सहज ही अपने रक्षा कौशल को सक्रिय कर लिया और अपनी ढाल को पूर्ण आकार तक फैला लिया। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। अगले ही पल सैकड़ों लोहे की कीलें ढाल से टकराईं। इन लोहे की कीलों का प्रभाव इतना जोरदार था कि इतना शरीर होने के बावजूद मुझे एक कदम पीछे हटना पड़ा। मैं किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए 1 इंच भी हिले बिना अपने स्थान पर खड़ा रहा। मुझे इन वायु सीमा हमलों से सबसे अधिक नफरत है। कोई चाहे तो भाग भी सकता है, क्योंकि वह चाहे कितना भी भाग जाए, हमला उसे ही लगेगा जब तक कि वह बहुत तेज न हो। बकवास। जल्द ही अपराधी पेड़ों से उतरकर मेरी ओर देखता हुआ आता है। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह राक्षस होगा, लेकिन उसे देखकर मैं खुद को कोसने से नहीं रोक सका। आयरन स्पाइक्ड हेजहोग क्षेत्र 8 के सबसे अधिक परेशान करने वाले राक्षसों में से एक है। ये राक्षस अपने शिकार को स्पाइक से टेढ़ा करना पसंद करता है और कोई भी उनकी संख्या और उनके घेरे वाले क्षेत्र को देखते हुए इससे बच नहीं सकता है। जहां तक पेड़ों के खतरनाक होने का सवाल है, तो मेरे आसपास के पेड़ों की दयनीय हालत देखकर आसानी से पता चल सकता है। यदि मेरे पास अभी जितनी गति होती तो मैं भाग जाता, क्योंकि इसके कांटों से बचने का मौका होता। लेकिन अब यदि मैं भागता हूं तो मैं अनावश्यक रूप से बार बार घायल हो जाऊंगा और यह निश्चित रूप से अंत तक मेरा पीछा करेगा। सबसे अच्छा विकल्प यह है कि इसे मार दिया जाए या इतना घायल कर दिया जाए कि यह मेरा पीछा न कर सके, और मुझे लगता है कि मैं दोनों विकल्पों के साथ जा सकता हूं, क्योंकि राक्षस मास्टर स्टेज के केवल प्रारंभिक स्तर पर है। आयरन स्पाइक्ड हेजहॉग ज्यादातर लंबी दूरी से हमला करता है, लेकिन यह मानना कि यह नजदीक से हमला नहीं कर सकता पूरी तरह से मूर्खता होगी, जिससे किसी की जान भी जा सकती है। ये सबसे छोटे मास्टर स्टेज राक्षसों में से एक है जिसे मैंने मिनवा क्षेत्र में कभी देखा है, लेकिन इसकी तुलना केवल अन्य मास्टर स्टेज राक्षसों से की जा सकती है, क्योंकि यह राक्षस अभी भी 6 मीटर लंबा है।
प्रत्येक हमले के बाद इसकी त्वचा पर नए लोहे के कांटे उत्पन्न हो जाते हैं और जब भी इसे खतरा महसूस होता है तो यह एक गेंद के आकार में लुढ़क जाता है और उस समय इसकी सुरक्षा 3 गुना बढ़ जाती है। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। लोहे की कीलों की एक और बौछार मुझ पर आए और मेरी ढाल से टकराए। इस बार मैं काफी तैयार था और एक कदम भी पीछे हटे बिना लोहे की कीलों से बचाव किया। यदि मुझे यह आक्रमण उन्मत्त ऊर्जा के मेरे शरीर में विलीन होने से पहले अनुभव हुआ होता तो मुझे कम से कम 3 कदम पीछे हटना पड़ता, लेकिन अब शरीर में व्याप्त तीव्र आघात के बावजूद मैं एक कदम भी आगे बढ़े बिना स्थिर खड़ा रहा। मेरी ढाल पूर्ण आकार में विस्तारित हो गई है और मुझसे बहुत सारा मन ले रही है। ये देखकर मैं चिंतित नहीं हूं क्योंकि वर्तमान में मन ही वह चीज है जो मेरे पास सबसे अधिक है। चीख चीख। अपने दोनों हमलों को विफल होते देख वह गुस्से से चीखा और तीसरी बार मुझ पर हमला करने के लिए अपना नुकीला हथियार आगे बढ़ाया। मैं ये देखकर अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा और अपनी ढाल नहीं हिलाई। लोहे का नुकीला हेजहॉग सचेत रूप से 3 बार हमला कर सकता है क्योंकि इसके हमले के बाद नए नुकीले बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन लगातार 3 बार हमला करने के बाद नुकीले बनने की गति काफी धीमी हो जाती है। वह मेरे लिए आक्रमण करने का समय होगा। न केवल मैं लोहे की कीलों के बारे में चिंता किए बिना आक्रमण कर सकूंगा, बल्कि जब मैं आक्रमण करूंगा और वह समय रहते गेंद के रूप में लुढ़क जाएगा तो उसकी रक्षा उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी कि उसकी चरम आधी रक्षा उसकी त्वचा पर लगी लोहे की कीलों के कारण होती है। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। उसने फिर से नुकीला हमला किया, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने न केवल मुझ पर अपने नुकीलों से हमला किया बल्कि अपने पंजे भी बाहर निकालकर हमला किया। मास्टर स्टेज राक्षस काफी चतुर है। मेरे सामने वाला ये राक्षस जानता था कि तीसरी बार हमला करने के बाद यदि उसके नुकीले हथियार ने मुझे नहीं मारा तो वह काफी रक्षाहीन हो जाएगा, इसलिए उसने मुझ पर सक्रिय रूप से हमला कर दिया। भले ही इसका आयरन स्पाइक्ड हमला विफल हो गया हो, यह अपने क्लॉथ से मुझ पर हमला कर सकता है और यह इसके स्पाइक से अधिक खतरनाक है, लेकिन दुर्भाग्य से इसने मुझे गलत समझा। अपनी अच्छी गति के बावजूद यह मेरे हमले समाप्त होने से पहले मेरे पास नहीं आ सकेगा। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। इससे पहले कि वह आधी दूरी पार कर पाता, मैंने 3 विशेष फायर बोल्ट दागे। 3 अग्नि तीरवों को अपनी ओर आते देखकर वह समझ गया कि वे धमकी देने वाले हैं और बिना सोचे समझे गेंद की ओर लुढ़क गया। पुछी पुछी पुछी। 3 विशेष अग्नि प्रहारों ने बिना किसी अवरोध के राक्षस के लौह कवच को भेद दिया। एकमात्र निराशाजनक बात यह है कि जब वह गेंद की ओर लुढ़का तो आग के बोल्टों का लक्ष्य बदल गया और उसके सिर पर हमला करने के बजाय उन्होंने उसकी पीठ पर हमला किया। निचोड़। जैसे ही मेरे 3 बोल्ट उसके शरीर में घुसे, उसके शरीर से एक लंबी दर्दनाक चीख सुनाई दी। ये आग के बोल्ट बहुत खतरनाक थे। न केवल उन्होंने शरीर को छेद दिया बल्कि जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते वे आग की तरह गर्मी छोड़ते जो उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देती। मेरी फायर क्षमता उन्नत होने के बाद फायर बोल्ट और अधिक खतरनाक हो गए हैं। न केवल इसका तापमान बढ़ गया है बल्कि इसमें थोड़ा चिपचिपा गुण भी आ गया है जो मेरी आग को और भी घातक बना देता है। गेंद को घुमाते समय उसने बहुत बड़ी गलती की थी। इस तरह से उसकी रक्षा तो बढ़ गई, लेकिन उसने खुद को एक खुला लक्ष्य भी बना लिया और अब वह मेरे लिए एक लकड़ी का बोर्ड बन गया था जिस पर मुझे प्रहार करना था। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। मैंने 5 फायर स्ट्राइक किए और सभी एक ही बिंदु पर लगे और अगले ही पल उसने हरकत करना बंद कर दिया। 2 बोल्ट उसे मारने के लिए पर्याप्त होते, लेकिन उसके शरीर से निकलते लोहे के स्पाइक्स को देखकर, ये सोचकर कि उसकी सुरक्षा बढ़ गई होगी, मैंने एहतियात के तौर पर 5 बोल्ट छोड़े। कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। ये देखकर कि यह पूरी तरह से मर चुका है, मैं इसके राक्षस कोर को बाहर निकालने के लिए इसकी ओर बढ़ा। लड़ाई भले ही लंबी लग रही हो, लेकिन ये 2 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गई। जब मैं कोर को हटा रहा था तो मैंने महसूस किया कि 2 लोग मेरी ओर आ रहे हैं। मुझे उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ क्योंकि जब मैं राक्षस से लड़ रहा था तो मुझे पहले से ही महसूस हो गया था कि वे मुझे देख रहे हैं और यदि उन्होंने मुझ पर हमला करने का फैसला किया तो मैं हमेशा बचाव के लिए तैयार था। मैंने शांतिपूर्वक राक्षस से कोर को बाहर निकाला, हालांकि मुझे लगा कि मेरे पीछे 2 लोग हैं। जब मैंने राक्षस के शरीर से कोर को बाहर निकाला तभी मैंने उनकी ओर देखा। वे 2 लोग थे, एक लड़की और एक लड़का। दोनों ही मुझसे लगभग 2 साल बड़े लग रहे थे। वे दोनों मास्टर चरण के प्रारंभिक चरण में हैं और मैंने पहले जो ध्वनि सुनी है उससे ये संभवतः उन्हीं से है। मित्र, तुम बहुत अच्छे हो कि तुम कॉर्पोरल अवस्था में मास्टर स्टेज राक्षस को मारने में सक्षम हो, लड़के ने प्रसन्न स्वर में कहा।
मैं किरण हूँ और यह मेरी दोस्त जेना है, उसने अपना और अपने बगल में बैठी लड़की का परिचय कराया। माइकल, मैंने जवाब दिया। माइकल, मुझे यकीन है कि आप भी सीमा की ओर जा रहे होंगे, हम सोच रहे थे कि क्या आप हमारे साथ आएंगे। आपके साथ मुझे नहीं लगता कि हमें लेफ्टिनेंट स्टेज राक्षसों के अलावा किसी और चीज से डरना होगा, उन्होंने कहा। ठीक है, मैंने कहा, उन्होंने जो कहा वह सच है, हम तीनों के साथ हमें किसी भी मास्टर स्टेज राक्षस से डरने की जरूरत नहीं होगी और ग्लास नाइट के प्रतीक और उसके नीचे बैंगनी सितारा को देखकर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे ग्लास नाइट के अभिजात वर्ग हैं। अपनी शक्ति से वे प्रारंभिक और मध्य स्तर के मास्टर स्टेज राक्षस को मारने में सक्षम होंगे और हम तीनों की शक्ति से हम शीर्ष मास्टर स्टेज राक्षस के खिलाफ भी मुकाबला कर सकते हैं। एकमात्र राक्षस जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है वह लेफ्टिनेंट स्टेज है, लेकिन इस क्षेत्र में उनकी संख्या बहुत कम है क्योंकि कुछ दिन पहले ही प्रतिबंध हटाया गया है, इसलिए इसके सामने आने की बहुत कम संभावना है और अगर हम वास्तव में इसके सामने आ जाते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो फिर समय बर्बाद न करें, किरण ने कहा और हम तीनों सीमा की ओर दौड़ने लगे। जैसे ही हमने दौड़ना शुरू किया, मुझे उनकी गति से मेल खाने के लिए अपनी पूरी गति का उपयोग करना पड़ा। मुझे अपनी गति कौशल का उपयोग सीमा और सुदृढ़ीकरण कौशल के साथ करना पड़ा, जिससे मेरी गति में वृद्धि हुई, तभी मैं मुश्किल से उनकी गति को बनाए रखने में सक्षम था। मुझे चुनौतियां पसंद हैं और मैं उनके बराबर गति से दौड़ने के लिए खुद को सीमा तक धकेलने का आनंद लेता हूं। जब हम पहाड़ियों से होकर भाग रहे थे तो हमारे रास्ते में कई राक्षस आए, लेकिन वे सभी मारे गए। आधे घंटे बाद ही हम 7 मास्टर स्टेज राक्षसों के समूह के सामने पहुंचे, जिनका नेता मध्य स्तर का मास्टर स्टेज राक्षस था, लेकिन राक्षसों के पूरे समूह को हमने 30 सेकंड के भीतर ही समाप्त कर दिया। वे दोनों अपने संगठन के कुलीन होने के कारण काफी शक्तिशाली हैं और बहुत अनुभवी हैं, इसलिए हम अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को काटते हुए अपने गंतव्य की ओर दौड़ते रहते हैं। माइकल, क्या आप पहले से ही दायरे में थे या घोषणा होने के बाद आए? जब हम दौड़ रहे थे तो किरण ने पूछा। ये पहली बार था जब किरण ने उनके समूह में शामिल होने के लिए कहने के बाद बात की थी। मैं दायरे में था, मैंने जवाब दिया। आप लोग? मैंने वापस पूछा। हम बाहर थे और हमारे संगठन द्वारा हमें जागृति भूमि के बारे में सूचित किए जाने के बाद हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए, उन्होंने उत्तर दिया। जागृति भूमि शब्द कहते समय उनकी आवाज आशा से भरी हुई थी। संगठनों ने आपको इस जागृति के बारे में कैसे सूचित किया? मैंने पूछा। मैं जानना चाहता था कि संगठनों ने इस खबर को बाहर कैसे पहुंचाया, लेकिन मैंने नहीं पूछा क्योंकि यह बिल्कुल सही नहीं लगता, क्योंकि हम एक दूसरे से काफी अपरिचित हैं। लेकिन अब किरण ने इस विषय को शुरू किया है, अब मैं बिना किसी चिंता के उनसे पूछ सकता हूं। ओह, उन्होंने हमें आपातकालीन संचार के माध्यम से शाखा में आने के लिए कहा, चाहे हम कहीं भी हो, और समझाया कि मिनवा दायरे में जागृति का मैदान खुला है और जो कोई भी इस अवसर को समझने में सक्षम होगा, उसे चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, सुपर एलीट बना दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि उन्होंने जागृति भूमि के बारे में पूरी जानकारी की घोषणा नहीं की, लेकिन उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उन्होंने सुपर एलीट का उपहार सामने रख दिया था। सुपर एलीट पूरी तरह से अलग हैं, वे बहुत शक्तिशाली हैं और संगठन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने उनमें से एक बनने का सपना देखा है, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि 10,000 में से मुश्किल से एक ही उनमें से एक बन पाता है। इसलिए जब उनके संगठन ने उनके सामने सुपर एलीट का प्रस्ताव रखा, तो वे बिना ये सोचे कि यह यात्रा कितनी खतरनाक होगी, तुरंत उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। ये सुनकर हम सभी पागल हो गए और कॉर्पोरल से लेकर लेफ्टिनेंट स्तर तक के 90% से अधिक लोगों ने इस जागृति स्थल पर जाने का फैसला किया। उन्होंने यहाँ तक कि इस विशेष चरण की पहली शर्त भी रखी कि उन्हें पहले एक परीक्षा देनी होगी, केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले ही वास्तविक परीक्षा में प्रवेश कर पाएंगे। मैंने सुना है कि यह परीक्षा बहुत कठिन है, किरण ने कहा। यह अच्छा था कि उन्होंने केवल मजबूत विशेषज्ञ स्तर के इवॉल्वर को ही अंदर आने दिया, अन्यथा क्षेत्र 6 और उससे ऊपर के क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद उनका स्पष्ट संहार हो जाता। उन्होंने साहसी लोगों को इसकी घोषणा नहीं की। मैंने सहजता से पूछा। मैं वास्तव में जानना चाहता था कि क्या संगठन ने इस लोकप्रियता की घोषणा की और सामान्य साहसिक लोगों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। वास्तव में उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने पूरे कौन में सभी साहसी स्वर्ग भवनों में सभी पोस्ट कर दिए। रोआर। वह अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि अचानक दहाड़ सुनाई दी। वह इतनी जोरदार और शक्तिशाली थी कि मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। बिना सोचे समझे तीनों ने दिशा बदल दी और विपरीत दिशा की ओर भाग गए। वे उस राक्षस से दूर भागना चाहते थे जिसने ये दहाड़ लगाई थी।
वह दहाड़ निश्चित रूप से मास्टर स्टेज राक्षस की नहीं है, ये निश्चित रूप से लेफ्टिनेंट स्टेज राक्षस की है। तुम कहाँ भाग रहे हो? हमने एक स्त्री की आवाज में प्रश्न पूछते हुए सुना और अगले ही क्षण एक 20 मीटर लंबा राक्षस हमारे सामने आ गिरा। हम ये देखकर भयभीत हो गए। हम लेफ्टिनेंट राक्षस को देखकर भयभीत नहीं थे, बल्कि लेफ्टिनेंट ग्रेड राक्षस पर लगी भीषण चोटों को देखकर भयभीत थे और अगले ही क्षण एक 15 साल की प्यारी लड़की अपने आकार के लिए बहुत बड़ा भाला पकड़े हुए जंगल से बाहर निकली। यदि कोई और समय होता तो मैं एक सुंदर लड़की को इतना बड़ा भाला पकड़े देखकर चिल्लाता, अडोरेबल, लेकिन इस बार जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। छोटे राक्षस, तुमने हाथ से ही काफी दौड़ लगा ली है, लड़की ने कहा और अगले ही पल उसने राक्षस पर अपना भाला फेंका और राक्षस ने इस भाले को चकमा देना चाहा और भागने लगा, लेकिन उसका भाला इतना तेज था कि हम अपनी आंखों से उसका पता नहीं लगा पाए। पुच्छी धप, हमने केवल ध्वनि सुनी कि लांस लेफ्टिनेंट स्टेज राक्षस के सिर में घुस गया और अगले ही पल राक्षस धड़ाम से नीचे गिर गया। हम उस 15 वर्षीय लड़की को आश्चर्य से देखते हैं क्योंकि वह लेफ्टिनेंट स्टेज राक्षसों को मारने में सक्षम थी, लेकिन जल्द ही हमारी अभिव्यक्ति पूर्ण सदमे में बदल जाती है और हम सोचते हैं कि राक्षस वह जानवर नहीं है जो मृत पड़ा है, बल्कि वह छोटी लड़की है जिसने राक्षस को मार दिया था। विशेषज्ञ स्तर, ये 15 वर्षीय लड़की अभी विशेषज्ञ स्तर पर है और वह भी प्रारंभिक स्तर पर। हाँ, ये कैसे संभव है? जेना हकलाते हुए बोली, ये पहली बार है जब मैंने जेना को बोलते हुए सुना है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 15 वर्षीय राक्षस के सिर से भाला निकाल रहे हैं। लिली, तुम इस बेचारे असहाय राक्षस को क्यों मार रही हो? एक और आवाज गूंजी और अगले ही पल मैंने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की एक सुंदर लड़की के बगल में प्रकट हुई। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पढ़ने के अनुभव के लिए freewebnovel.com पर जाएं। लिली, तुम्हें इस बेचारे असहाय राक्षस को क्यों मारना है? एक और आवाज गूंजी और अगले ही पल मैंने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की एक सुंदर लड़की के बगल में प्रकट हुई। वह इतनी अचानक प्रकट हुई कि मुझे लगा जैसे वह टेलीपोर्ट हो गई हो। ये लड़की बेहद खूबसूरत है और मेरी उम्र की लगती है। उसने घुटनों तक की लंबाई वाली ड्रेस पहन रखी है। उसमें कोई कवच या हथियार नहीं है, बस एक खूबसूरत ड्रेस है। ऐसा लग रहा था कि वह किसी खतरनाक क्षेत्र में नहीं बल्कि पिकनिक मनाने पार्क में आई है। हालांकि छोटी लड़की के पास भी भाले के अलावा कोई कलाकृति नहीं थी, लेकिन वह ठीक लग रही थी क्योंकि उसने काला सूट पहना हुआ था। मैंने उस खूबसूरत लड़की के स्तर को समझने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर से एक भी जादुई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा था। बहन, आपने देखा कि मैं बस इसे अपनी सवारी बनाना चाहती थी, लेकिन इसने मुझे खाने की कोशिश की, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मुझे इसे मारना पड़ा। 15 वर्षीय लड़की ने प्यार से कहा। प्यारा बनने का नाटक मत करो। तुमने अपना मजा लिया और तुम्हें वह काम करना था जो दादाजी ने तुम्हें करने के लिए कहा था। सुंदर लड़की ने सख्ती से कहा। मुझे सामान्य सदस्यों का काम क्यों करना पड़ता है? 15 वर्षीय लड़की ने शिकायत की और ऐसा लग रहा था कि वह सीधे फर्श पर बैठ जाएगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं ये बात दादाजी को बताऊं? सुंदर बड़ी लड़की ने गंभीर चेहरे से कहा, लेकिन उसके पीछे छिपी मुस्कान देखी जा सकती थी। दादाजी को मत बताना, छोटी लड़की ने जल्दी से कहा। चलो चलें, सुंदर लड़की ने कहा, लेकिन जाने से पहले उनमें से दो ने हमें एक नज़र देखा और फिर अचानक हमारी नज़रों से ओझल हो गईं। 1 मिनट से अधिक समय तक कोई नहीं बोला, लेकिन अंततः किरण की हकलाती आवाज ने चुप्पी तोड़ी। क्या ये सपना नहीं है? किरण ने हकलाते हुए पूछा। मैंने और जेना दोनों ने अपने कान हिलाए। यह कोई सपना नहीं बल्कि वास्तविकता है। वह छोटी लड़की एक राक्षस है, जेना ने कहा, और मैं इससे पूरी तरह सहमत था। वह छोटी लड़की अभी विशेषज्ञ स्तर की है, लेकिन वह लेफ्टिनेंट स्तर के राक्षस को आसानी से मारने में सक्षम थी। मुझे अभी भी उस राक्षस की आंखों में भय का भाव याद है जब वह हमारे सामने दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हम राक्षस के शरीर पर चोटों के निशान स्पष्ट रूप से देख सकते थे और उसकी हर चोट गंभीर थी। मैंने कभी किसी विशेषज्ञ स्टेज के बारे में नहीं सुना जो लेफ्टिनेंट स्टेज को मार सकता था, और जिस तरह से इस राक्षस को मारा गया, मुझे नहीं लगता कि इसमें उसकी आधी ताकत भी इस्तेमाल हुई होगी। वह वेस्टब्लड शहर से नहीं है और निश्चित रूप से उस देश से नहीं है जिसमें हम रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे महाद्वीप में भी ऐसे राक्षस को प्रशिक्षित करने की क्षमता और संसाधन नहीं है। एकमात्र स्थान जहाँ से वह हो सकती है वह मध्य महाद्वीप है। मैं जल्दी से अपने विचारों से बाहर आता हूं और मृत लेफ्टिनेंट स्टेज राक्षस के शरीर की ओर चलता हूं। यह मृत हो सकता है, लेकिन ये लेफ्टिनेंट स्टेज राक्षस की शक्ति को विकीर्ण कर रहा है।
उसके घाव पर हाथ फेरते हुए मैंने पाया कि वे असाधारण रूप से चिकने हैं, मक्खन में गर्म चाकू से भी अधिक चिकने। घाव को देखकर बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, ये देखकर कि घाव कितना चिकना है और ये लेफ्टिनेंट स्टेज राक्षस की बहुत ही रक्षात्मक त्वचा को कितनी आसानी से काटने में सक्षम है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और अपने हाथ से घाव की चिकनी चोट को बेहतर ढंग से महसूस करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अचानक एक पूरी तरह से विदेशी सनसनी मेरे दिमाग पर हमला करती है। ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों भाले मेरे दिमाग में चुभ रहे हों। मैंने उस दर्द को महसूस करते हुए तेज सांस ली। अच्छी बात यह रही कि यह दर्द सिर्फ 1 सेकंड तक ही रहा। अगर यह दर्द ज्यादा समय तक रहता तो मैं इसे सहन नहीं कर पाती। क्या हुआ? किरणन और जेना ने एक ही समय पर मुझे दर्द से तेज सांस लेते हुए सुना तो पूछा। उनका प्रश्न सुनकर मैंने मन ही मन अपना सिर हिलाया, क्योंकि मैं भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उन्हें क्या बताऊं। मैंने पूछा, क्या आप लोग राक्षस के शरीर पर लगे घावों को पूरी एकाग्रता से छूने का ध्यान रखेंगे? मैं उनसे यही कह सकता था कि वे अपने सवाल का जवाब खुद ही पालें। केवल वे ही समझ पाएंगे यदि वे उस विदेशी अनुभूति को महसूस करने में सक्षम थे। पहले तो उन्होंने मेरी ओर भौहें सिकोड़ कर देखा, लेकिन फिर उन्होंने वही किया जो मैंने उनसे कहा था और फिर कुछ देर बाद मैंने उन दोनों की तीखी आवाजें सुनी। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? मैंने पूछा तो दोनों ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों लांस मेरे दिमाग में चुभ रहे हों। प्रतिनिधि जेना जेना, यह अनुभूति जो मैंने अभी महसूस की थी, अब पूरी तरह से विदेशी लग रही है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था, किरण ने कहा और हम दोनों ने सिर हिलाया। शायद ये भावना उस शक्ति की कुंजी है जिसका इस्तेमाल किया गया था। आप दोनों को यह अनुमान लगाना चाहिए था कि लड़की हमारे शहर या देश से नहीं है। यहाँ तक कि हमारे महाद्वीप में भी इस तरह के राक्षस को बनाने की क्षमता और संसाधन नहीं है। इसलिए वह एकमात्र जगह हो सकती है। तथाकथित जागृति भूमि संगठन जिसके बारे में बात की गई थी, मैंने कहा। हर कोई बुद्धिमान है, वे जल्दी से दावा कर सकते हैं कि दोनों लड़कियां कहाँ हैं, जिसमें उनके पास शक्ति का स्तर है। अगर मैं फिर से ऐसी शक्ति का चौथाई हिस्सा सक्षम हो जाऊं तो सुपर एलीट ऐसी शक्ति के सामने चींटियों के लिए एक राजा होगा। हमारी आंखें आशा से चमक उठती हैं जब हम कल्पना करते हैं कि कितना अच्छा होगा यदि हमें ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए। मैंने उस सनसनी को महसूस करने के लिए राक्षस के घावों को कई बार छुआ और मेरे दिमाग में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शक्ति फीकी पड़ने लगी और अब मैं इसे और पैदा नहीं कर सकता। जाने से पहले मैंने लेफ्टिनेंट स्टेज राक्षस के मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटा। मैं हमेशा से यह चखना चाहता था कि लेफ्टिनेंट स्टेज राक्षस के मांस का स्वाद कैसा होता है। यह अच्छी बात है कि राक्षस के शरीर पर बहुत सारे घाव थे, इसलिए मांस को काटना थोड़ा आसान हो गया, लेकिन फिर भी मुझे इस कठोर त्वचा के नीचे के मांस को काटने से पहले 5 मिनट तक अपनी मजबूती कौशल का पूरी शक्ति से उपयोग करना पड़ा। किरण ने कोर लेफ्टिनेंट स्टेज राक्षस को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह पहली बार असफल रहा। जब जेना ने उसकी मदद की तब वह इसके कोर को बाहर निकालने में सक्षम हुआ। राक्षस के शरीर से जो कुछ भी हमें चाहिए था उसे निकालने के बाद हमने शीघ्र ही अपनी यात्रा पुनः शुरू कर दी। आधी यात्रा पहले ही पूरी हो चुकी थी। अगर हमें कोई शक्तिशाली राक्षस नहीं मिला तो हम 5 से 6 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इस बार दौड़ते समय हमने ज्यादा बातचीत नहीं की। हम सभी कुछ घंटे पहले जो अनुभव किया था उसके बारे में सोचने में व्यस्त थे। मेरे दिमाग में उस छोटी लड़की के हमला करने का दृश्य बार बार घूम रहा था। उसका भाला इतना तेज था कि मेरी आंखें भी उसके भाले को नहीं देख पा रही थीं। मैं केवल उसे अपना भाला फेंकते हुए देख पा रही थी और अगले ही पल वह भाला राक्षस की खोपड़ी में घुस गया। ऐसा लगता है जैसे वह टेलीपोर्ट हो गई हो। यह इतनी तेजी से हुआ कि मेरी आंखें उस भाले की छवि को भी नहीं पकड़ पाईं और हैरानी की बात यह है कि मैंने उसकी आवाज भी नहीं सुनी। ये सर्वविदित है कि जब कोई वस्तु हवा में चलती है तो घर्षण उत्पन्न होता है और उसके परिणामस्वरूप हल्की ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि हम भी तेज गति से दौड़ते हुए आवाज कर रहे हैं। एकमात्र अपवाद तात्विक क्षमता है, लेकिन मुझे यकीन है कि जब उसने राक्षस पर अपना लांस फेंका था तब उसने वायु तात्विक क्षमता का उपयोग नहीं किया था। अब एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि या तो लांस राक्षस खोपड़ी में टेलीपोर्ट किया गया है या वह भाला जो स्पष्ट रूप से टोटेम कलाकृति है वह विशेष है, या उसने अपने हमले को शांत करने के लिए किसी प्रकार की शक्ति का उपयोग किया है। जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो मुझे सिरदर्द होने लगता है। मैं इस बात से बहुत दूर हूं कि मेरे पास अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं था। बस साधारण हमले के बारे में सोचकर मेरा सिर धड़क रहा था। इसलिए मैंने उस सफेद लड़की की गति जैसी टेलीपोर्टेशन के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की।
समय बीतता गया और हम सीमा के और करीब आते गए, अंततः हम उसे अपनी आंखों से देखने में सक्षम हो गए। इस यात्रा में हमने सैकड़ों राक्षसों के साथ साथ लोगों को भी देखा, न केवल जीवित बल्कि मृत भी। हमने अपने सामने आने वाली सभी लाशों को जला दिया और शरीर पर मौजूद कलाकृतियों को भी नष्ट कर दिया। अब चून की सीमा कुछ ही मिनटों की दूरी पर है और यदि मेरी किस्मत अच्छी रही तो 2 दिन में मैं उस जागृति भूमि तक पहुंच सकूंगा जिसके लिए मैंने ये खतरनाक यात्रा की है।